नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज रविवार है और अपना रविवार कुछ स्पेशल होता है क्योंकि वैसे मैं आप लोगों को जीके की क्लास देता हूं। पशुपालन पार्ट बी नरेंद्र सिंह जी भाटी पढ़ा रहे हैं अपने चैनल से और बहुत बढ़िया तरीके से अब जो है पूरे रंग में पढ़ा रहे हैं और सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं अब उनकी फैन फॉलोइंग के। तो अच्छा लगता है कि जब कोई इस प्लेटफॉर्म से आके शिक्षक जो है पूर्ण समर्पण के साथ, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं जिसे लाया हूं या जिसे लाऊंगा वो कम से कम उन्हें आर्थिक मोह नहीं होगा और समर्पण पूरा होगा, तभी वो जो है मेरे अनुरूप काम कर पाएंगे, तभी वो मेरे अनुरूप पढ़ा पाएंगे। और जब मेरे अनुरूप पढ़ा पाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे जो है बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे और संतुष्ट भी होंगे। अब आज की जो क्लास है साथियों, आप लोगों को सबको पता है, टाइम टेबल भी बताया है आप लोगों को, संडे स्पेशल यानी कि मेगा क्लास। पिछले संडे भी अपन ने एक मेगा क्लास दी थी पशुपालन पार्ट बी की, तो संडे संडे आपको मेरी पार्ट बी की मेगा क्लास मिलेगी जिसमें आप जो नरेंद्र सिंह जी भाटी सर से पढ़ रहे हैं वो सारा ही रिवाइज भी होगा और साथ ही कोई डाउट रह जाते हैं तो उनका भी समाधान होगा। तो जैसी पिछली क्लास थी और जैसा आप लोगों का प्रेम था वैसी ही ये क्लास भी रहेगी और आप लोगों का प्रेम भी बना रहना है, ठीक है। तो इसकी उसकी सबकी शंका का समाधान करेगा रे तेरा भाई जीजीडी वाला, ठीक है। देखो अब क्या है, इस क्लास में अपन पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले अपन कुछ शब्दावलियां पढ़ेंगे, हर क्लास में अपन कुछ ना कुछ शब्दावलियां भी साथ में लेके चलेंगे ताकि अपना क्लियर होता रहे साथ साथ। और इसमें अपन जो गाय वाली, पिछली मेगा क्लास में जो गाय वाली नस्लें बच गई थी उन्हें कवर करेंगे, ठीक है, द्विकाजी और भारवाहक दोनों। और इसके अलावा भैंस वाली नस्लें पूरी, यानी कि गाय भैंस इस क्लास के माध्यम से आपके वापस कवर। और एक चीज और बता दूं कि अपना जो ओपीडी चैनल है ना, उस पे कल सोमवार को ओपीडी, वैसे मैंने कल अपनी जो क्लास है वो तो दे दी है शनिवार को, और कल सोमवार को पशुपालन की ऑब्जेक्टिव क्लास और आने वाली है आप लोगों के लिए। कौन? भाटी सर की आएगी, ठीक है, नरेंद्र सिंह जी भाटी नरसा, उनकी ही क्लास आएगी। तो वो जो है मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे कब आने वाली है, जब शूट हो जाएगी तब मैं बता दूंगा और वहां से आपका तीसरी बार रिवीजन होगा, यानी पूरी ही पुख्ता तैयारी। देखो आप 5 तरीके से तैयारी कर रहे हो, जीजीडी से जुड़े हो तो सबसे पहले नरेंद्र सिंह जी भाटी ने पढ़ा दिया, उसके बाद में मेगा क्लास में मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं, तीसरी बार ऑब्जेक्टिव में भाटी सर वापस करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनते हैं उनकी व्याख्या के माध्यम से बताएंगे, चौथी बार आप लोग जीजीडी की टेस्ट सीरीज से अभ्यास करते हो, वहां बेहतरीन व्याख्या के साथ में और चीजें सीखते हो, और पांचवी जो है आप लोगों के पास में अपनी पुस्तक है। तो इन 5 तरीकों से अपन जो है पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि ये पंच मार रहे हैं और ये पंच किसी के उड़ेगा तो एग्जामिनर तो दरासाई, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। जुड़ गए आप सभी, शेयर कर देना यदि इच्छा हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पढ़ लो, यूट्यूब खुद प्रमोट कर लेगा, ठीक है। चलो सबसे पहली स्लाइड आप लोगों के सामने ये रही। तो पहली स्लाइड में मैंने वो शब्दावलियां ली है जिसमें जो गाय और भैंस में मुख्य रूप से आपके काम आएगी, ठीक है, गाय और भैंस। और गाय और भैंस कैसे पशु है, इनको कह सकते हैं डेयरी पशु, ठीक है, डेयरी पशु। डेयरी पशु कैसे कि डेयरी में क्या होता है, दूध, तो इनसे गाय और भैंस से ज्यादातर दूध उत्पादन के लिए इनको पाला जाता है। मुझे बताओ, गाय जो होती है नस्ल, उसमें तो भारवाहक नस्लें भी होती है, यानी कि वो बोझा ढोने के भी काम में आती है। क्या भैंस में ये भारवाहक नस्लें होती है? नहीं होती। यदि आप ध्यान दोगे तो भैंस में कुबड़ नहीं होता, कुबड़ नहीं होता। कुबड़ में क्या होता है, वसीय उत्तक, यानी कि वसा होती है, ठीक है। ये कई सारी चीजें जो है डिफरेंस है, तो अपन साथ साथ में इसमें समझते हुए चलेंगे। वे शब्दावलियां जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बार बार शब्द आते हैं तो वो चीजें अपने को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। सबसे पहले नस्ल या ब्रीड भी कह देते हैं इसे, नस्ल को क्या कहते हैं, ब्रीड। आप लोगों के लिए स्पेशल सिलेबस में शामिल है कि देसी नस्लें, ठीक है, पशुओं की देसी नस्लें जिसमें गाय भैंस भेड़ बकरी ये पढ़नी है। मुर्गी पशुपालन में, पशुधन में नहीं आती, पशुपालन में आती है। मुर्गी जो होती है, मुर्गी सूअर कुत्ते, ये जो है पशुधन की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं इनका पालन किया जाता है। मुर्गी चली जाती है कुक्कुट प्रबंधन के अंदर, किसमें, कुक्कुट प्रबंधन के अंदर चली जाती है। यहां पे अपन पशुधन, पशुधन मैंने बताया था किसे कहते हैं, जिससे धन प्राप्त हो सके, जिन्हें वित्तीय या आर्थिक लाभ के लिए पाला जाए, वो पशुधन की श्रेणी में आते हैं। अगली बात समझ में, ठीक है। हम लाडली बार एक टावर कह दियो कि गुरुजी आजकल तो है
मैं उदाहरण भी दियो कि भाई कुत्ता बिल्ली ने थोड़ी पाला है तो थार माल खा जी, तो क्या गुरुजी कुत्ते बच्चा भी आजकल जो बेचिया करे, अरे ऐसे तो फिर यूं तो चिड़िया के और कई सारे तोते वोते सब बेचते हैं, ऐसे ऐसे वो लॉजिक नहीं लगाना है। अपना दिमाग और लॉजिक उस तरफ लगना चाहिए जहां पे प्रश्न सही हो। प्रश्न गलत, प्रश्न का उत्तर गलत राह पे जाए वहां दिमाग नहीं लगाना। खुरापाती दिमाग लगाओगे ना एग्जामिनर धके और खुरापाती बैठो है, ठीक है। वहां दिमाग लगाओ तो ऊंधो ही पे रिजल्ट आए, ठीक है। दिमाग लगाना बिल्कुल सीधो कि हाँ हमारा सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, ठीक है। ने खुरापात करो तो भले फॉर्म घना आए, फिर भाई किसी को सम्मानजनक हार भी तो चाहिए होगी, तो उनमें शामिल होना है क्या सिलेक्शन लेने वालों में शामिल होना है, ये तो भाई आप लोग डिसाइड करोगे। हमारा काम तो पढ़ाना है, सफलता लेनी नहीं लेनी उसके लिए किस तरीके से पढ़ना है वो आप लोगों को डिसाइड करना है। आओ भैया दूध काल, क्या दूध काल भी कह दो चाहे दुग्ध काल भी कह दो, यही एक चीज होती है। कई बार पढ़ते हैं ना, इसका दुग्ध काल इतना होता है, इसके दुग्ध काल में इतनी 1100 से 1400 लीटर दूध देती है, वो देती है ये। तो ये क्या होता है, मतलब उसका प्रसव हो चुका है, किसका, पशु का, गाय हो चाहे भैंस हो, प्रसव हो चुका है और उसके बाद में उसे मतलब वो कहते हैं कि दूध सूखना वो जो टाइम पीरियड होता है, यानी पशु के ब्याने से लेकर दूध देने तक की अवधि, यानी दूध सूखेगा उससे बीच तक की जो अवधि होगी वो दुग्ध काल है। सीधी सी बात है कि जब तक दूध देती है, जब तक दूध देती है, अब देखो एक प्रसव में, ठीक है, एक प्रसव में जब तक दूध देती है, अब दूसरे प्रसव और एक प्रसव के बीच में अंतराल भी होता है, ठीक है ना, वो इसमें काउंट नहीं होता। यानी कि एक ब्यांत भी कह सकते हो, कई जगह इसको क्या क्या पढ़ने में आता है, ब्यांत, बार बार ब्यांत पढ़ने में आता है। यानी एक बार ब्याई है तब से लेके कितना दूध वो एवरेज दे देगी, ये चीज जो होती है दुग्ध काल होता है, ब्यांत भी कह सकते हो। शुष्क काल क्या होता है, दूध सूखने से अगले प्रसव, फिर क्या होता है दूध सूख जाता है भाई, जब तक एक बार प्रसव हो गया बच्चा पीता है और फिर जो है दूध देने लगती है, फिर मान लीजिए अमूमन जो है देसी गायों में 10 महीने तक दूध देने की एवरेज है कि दुग्ध काल इतना रहता है, ठीक है। और फिर दूध सूख जाता है, दूध देना बंद कर देती है, वो फिर टाइम पीरियड है, वापस अगला प्रसव होगा तब फिर दूध देना शुरू करेगी गाय या भैंस जो भी है, तो वो क्या कहलाएगा, शुष्क काल, के भाई सूख गया है। शुष्क का मतलब क्या होता है, शुष्क का मतलब ही होता है सूखना, शुष्क यानी सूखा, तो यानी कि दूध जो है वो सूख गया है, अब ये दूध नहीं देगी। एक चीज आता है स्पेइंग, ठीक है, स्पेइंग क्या होता है कि पशु के शरीर से, अब ये बंध्याकरण के अंदर पड़ते भी है, बंध्याकरण किया जाता है नर पशुओं का, और एक होता है स्पेइंग, ठीक है, अंडाशय अपचयन भी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, अंडाशय अपचयन भी कहते हैं। स्पेइंग क्या होता है, अंडाशय व गर्भाशय को बाहर निकाल देना। सीधी सी बात है कि जो प्रजनन में सहायक अंग है मादा पशु के शरीर में, प्रजनन में सहायक अंग क्या होंगे, अंडाशय जिसमें से अंडे का निर्माण होगा, और गर्भाशय जिसमें बच्चा पलेगा, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, वो कहलाता है अंडाशय अपचयन, और इंग्लिश में कहते हैं स्पेइंग। काले एक टावर के गुरुजी स्पेइंग का अंडाशय अपचयन कह रहे हो आप, नरसा की क्लास में कमेंट आया था कि स्पेइंग का अंडाशय अपचयन कह रहे हो आप, तो वहां तो ये तो बात हुई तो ओवरी की हुई, अंडाशय की हुई, आप गर्भाशय क्यों कहते हो। अरे भैया भावनाओं को समझो, वहां अंडाशय गर्भाशय में पड़ गया ना तो वहां पे हवाई नहीं लगेगी। उनके कहने का मतलब क्या है, मादा पशुओं को जनन के अयोग्य करना, चाहे अंडाशय निकाल रहे हैं चाहे गर्भाशय निकाल रहे हैं, आप लोगों को गर्भाशय के लिए अलग से शब्द वहां नहीं आएगा, शब्द जो आएगा उसे पकड़ो, भावनाओं को समझो रे टाबर, भावनाओं को समझो। क्या है कि मादा पशु जो है उसको जनन के योग्य नहीं रखना, वो फिर जनन नहीं कर सकती, उसे कहा जाता है अंडाशय अपचयन, स्पेइंग कहवे, ठीक है। अगली बात समझ, भोला जीव एड़ा कमेंट करो ने बस मन लागे कि वास्तव में भोला है कि भोला बनने की कोशिश कर रही है, ऐसे नहीं करना है, समझनी है चीजें। यदि सिलेक्शन लेना है तो आप मजे लेने आते हो तो लो भले, मजे लेने के पैसा लगे, ठीक है, वैसे यहाँ क्लास लेने के भी नहीं लगते हैं। आगे देखो विनिंग क्या होता है, पशुओं में बछड़े को दूध छुड़ाने के लिए मां से अलग रखना, अच्छा कई टाबर कहे कि गुरुजी आपके इस बुक के अंदर ये शब्दावलियां कहां दे रखी है, सभी दे रखी है, अलग अलग टॉपिक के अंदर हमने अलग अलग चीजें दे रखी है, जहां पे जो टॉपिक रिलेट करेगा वहां है। जैसे कि आप पशु प्रबंधन के अंदर जाओगे, पशु प्रबंधन जो टॉपिक दे रखा है उसमें ये सारी चीजें, मध्यकाल गर्भकाल, ये
स्पेइंग वगैरह सब। जैसे स्पेइंग है तो वो आ जाएगा बदियाकरण के अंदर दे रखा है शब्दावली। अब यहाँ पे मैं जो है पढ़ाने के लिए, आप लोगों को क्लियर करने के लिए यहाँ एक साथ लेकर आया हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुक में ये मैटर नहीं है, बहुत सारे टॉपिक है पशुपालन के, और हर टॉपिक में टॉपिक के अनुसार जो चीजें आ गई तो हमने उन्हें रिपीट नहीं किया है कि रिपीट करके, क्योंकि हम क्लास के माध्यम से भी पढ़ाने वाले हैं, तो हमने रिपीट नहीं किया कि रिपीट करके इनको ये सारी एक जगह वापस दो, फिर अलग अलग टॉपिक में वापस दो। लेकिन चीजें सारी ही अंदर है और बहुत बेहतरीन तरीके से संकलित करके दी है। पशु प्रबंधन वाला टॉपिक देख लेना, उसके अंदर सारी चीज दे रखी है आपके, मदगाल वगैरह सब, ठीक है। और जो मैंने जुगाली करने वाले और बिना जुगाली करने वाले और वो बताए थे पशु, वो भी सब वर्गीकरण सारा ही सब कुछ दे रखा है। तो बढ़िया ढंग से पढ़ोगे ना, पूरी किताब पढ़े बिना सिर्फ सरसरी आप देखोगे कि हाँ ये नहीं ये नहीं, सारी चीज है, सब कुछ है, लेकिन धैर्य चाहिए और व्यवस्थित रूप से पढ़ने वाला चाहिए। सिलेक्शन हो जाएगा और प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे आप लोगों के। अपन 5 तरीके से पढ़ रहे हैं, निश्चिंत रहो, ठीक है। देखो विनिंग क्या होता है, पशु बछड़े को जो है अलग रखते हैं दूध छुड़ाने के लिए, ताकि नहीं तो वैसे बछड़े कई बार खुले रह जाते हैं ना, पूरा दूध पी जाते हैं जो पशुपालक होते हैं उनके दूध फिर पाती नहीं आता, तो वैसे ये छुड़ाने के लिए मां से अलग रखना कहलाते हैं विनिंग, ठीक है भाई। इस आदत पे इसकी विजय करानी है। क्या है आदत, क्या है, दूध पीने की आदत है। आदत क्या है, बछड़े की आदत क्या है, दूध पीने की। इस आदत को छुड़ाना है, इस पे विजय प्राप्त करानी है, इस पे विजय प्राप्त करानी है बछड़े को, तो उसको अलग रखते हैं, इसे कहा जाता है विनिंग, ठीक है। खीस, खीस क्या होता है, एक तरह का दूध ही है खीस, लेकिन ये दूध जो है जब पशु की, मादा पशु की डिलीवरी हो जाती, प्रसव हो जाता है, उसके 3 दिन तक ये ऐसा दूध देती है जिसमें बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे। वो दूध बच्चा पीता है तो उसके, क्योंकि देखो बच्चा नया नया परिवेश में आया है, इतनी देर मां के गर्भ में था, अब बाहर आया है नया नया परिवेश में, तो कोई बीमारियां कई सारी आक्रमण कर सकती है, अभी वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना तगड़ा नहीं होता। तो यहां पे प्रकृति ने देखो चीजें दी है। अब इंसान तो होते हैं, तो इंसान के भी बच्चा का भी देखो क्या होता है कि उसको पीलिए का असर हो जाता है, ये हो जाता है, तो अपन देखते कई बार कि पेटी में रखा है, कांच में रखा है, ऐसा रखते हैं ना। अब इनको, हालांकि इनके लिए भी चिकित्सक वगैरह है, लेकिन ये तो चलो जिनको पाल रखा है, नहीं पाल रखा तो वो भी तो पशु होते हैं, जंगल में रहने वाले भी होते हैं। तो ये प्रकृति ने इनको ये मतलब क्षमता दी हुई है, ये वरदान है कि 3 दिन तक ऐसा दूध आता है जिसमें प्रतिरक्षा बहुत ज्यादा होती है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा होती है। तो ये प्रसव के 3 दिन तक दूध जो बच्चों को प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है वो पिलाते। और इस दूध से देखो आप, अपन क्या है, अपने यहाँ पे बोली और भाषाएं बहुत बदलती है, तो हर जगह कुछ ना कुछ अलग शब्द ले लिया जाता है। अपने में हमारे परिवेश में जो है इसको कहा जाता है बड़ी। जो इसका ये 3 दिन तक ऐसा दूध आता है ना, पहले दिन ही ज्यादातर तो उससे जो है उसको गर्म करके और उसमें थोड़ी सी चीनी वगैरह डाल के और फिर उसे जो है रड़ाया जाता है, उसके बाद में बड़ी बनती है। वो बड़ी जो है खाते भी हैं और वो कहते हैं कि वो भी इंसानों के लिए भी बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है। अब आप लोगों के वहां पता नहीं, सब जगह अलग अलग कहते होंगे। इसकी वो चक्कियां जैसी बनती है, पनीर जैसी दिखती है, लेकिन पनीर होता नहीं है वो, ठीक है। वो चीज ये खींस से बनती है, इसको बोला जाता है खींस। मदगाल, ये मदगाल क्या है, मदगाल क्या है कि मादा पशु नर पशु के साथ समागम की इच्छा रखेगी, संभोग करने की इच्छा रखेगी, ये पता चलता है। इसमें पशु कई तरह के संकेत देता है, पशु चिकित्सक पशुपालक इन चीजों से वाकिफ होते हैं, बहुत जोर जोर से रंभाना, ठीक है, उसका जो है बार बार उठना बैठना वगैरह, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि मादा पशु ये जो है ये मद में आ गई है। अब ये कब होता है, जब उसका शुष्क काल आता है ना, मतलब दूध सूख जाता है उसके बाद में, कि अब जो है मद में आई है, फिर उसका जो है निषेचन करवाना पड़ता है, ठीक है। यानी नर पशु के साथ में रखा जाता है। अब तो कृत्रिम गर्भाधान वगैरह ये भी आ गए हैं, जो आपके टॉपिक है पढ़ेंगे उसमें। तो इसमें क्या होता है, नर पशु के साथ समागम की इच्छा रखना, ये कहलाता है मदकाल। इससे पहले एक शब्दावली और आती है जिसको कहा जाता है यौवनारंभ। यौवनारंभ में क्या होता है कि मादा पशु जो होती है वो प्रजनन के लायक बन जाती है, यानी उसके शरीर के सारे अंग विकसित हो चुके होते हैं, फिर वो बच्चा देने के लिए लायक बन जाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, मद में आना। मद में आना अपने देसी भाषा में पाड़े में आना भी कहते हैं, पशुओं का पाड़े में आना भी कहते हैं, गर्मी आना, तवी आना, बहुत सारे शब्द है इसके अलग अलग। तो ये जो है मदगाल, बार बार आप पढ़ोगे मदगाल, मद चक्र, मदगाल, इसका मदगाल इतना होता है, इसका मद चक्र इतना होता है, ये पढ़ने में आता है ना बार बार। तो इन शब्दावलियों को अपन समझ ले तो अपने लिए क्या हो जाएगा, आसान।
मध चक्र क्या है? दो मधकालों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटनाएं हैं। भाई दो मधकाल है, उसके बीच में जो भी क्रियाएं हुई है वो कहलाता है मध चक्र। फिर अब इसमें एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं? एग्जाम में बहुत कम सवाल आते हैं मधकाल और मध चक्र से रिलेटेड, बहुत कम। लेकिन आएगा तो कैसा आएगा? जिस पशु का अपने पढ़ा रहे हैं या कहीं पढ़ने में आता है उसका ही मध चक्र पूछ सकते हैं। बाकी ज्यादा नहीं आता, ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो ये शब्दावलियां स्पेशली अपन गाय भैंस में ज्यादा पढ़ेंगे, इसलिए इनको शामिल किया है अपनी इस कक्षा में। अब चलते हैं अपनी पिछली जो कक्षा जहां छूटी थी मेगा क्लास, उसको कंटिन्यू करेंगे, यानी कि गाय की नस्लें कंटिन्यू करेंगे। आप ले लो स्क्रीनशॉट, देखो स्क्रीनशॉट, जब तक जिस क्लास की पीडीएफ नहीं आती स्क्रीनशॉट ले लिया करो और रखा करो मोबाइल में। पीडीएफ आ जाए उसके बाद स्क्रीनशॉट पहले डिलीट कर देना। कारण क्या है? कारण है कि ये सारी टेक्निकल डिजिटल चीजें हैं। कई बार क्लास लेते लेते बीच में मान लो पैनल हैंग हो गया या कोई टेक्निकल इशू हो गया, पीडीएफ करप्ट हो गई, कुछ हो गया और नहीं मिल पाई, फिर आप मन में रखोगे कि सर हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वो ये। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वैसे क्लास तो रहती है चैनल पे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और जब तक पीडीएफ नहीं मिले तब तक रखा करो। पीडीएफ मिल गई डिलीट कर दो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे अपन पे। बड़ा आओ, अब मेरे हिसाब से आपके शब्दावलियां क्लियर हो गई होगी और शब्दावलियां क्लियर होने से क्या है, आधी चीजें आसान हो जाती है। अब आप लोगों को सीधे सीधे तथ्य याद करने होते हैं, जिसमें से काफी सारी तो मैं याद करवा दूंगा। तो पीछे बचेगा आप लोगों के लिए काम, कुछ ही बचेगा, ध्यान नहीं लेनी है। थार पार कर गाय पढ़ते हैं। आओ, ये थार पार कर गाय जो है ना, ये थार पार करके आई है। क्या? थार पार करके आई है, इसीलिए आपको याद रखना। अच्छा बताओ, थार का मरुस्थल कहाँ है बच्चों? के पश्चिमी राजस्थान। बस होगो काम हो गया। थार का मरुस्थल कहाँ है भैया? भारत और पाकिस्तान दोनों के अंदर है। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं हम, जड़ो देश बैठो नाम रख दियो। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान भी कहते हैं। तो वही थार का मरुस्थल का हिस्सा अपने यहाँ पे है, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थली भाग। ठीक है, 61%। तो उत्पत्ति स्थल कहाँ है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत। आप देखो ये राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है। यहाँ पे है नापाक, 1070 किलोमीटर ये सीमा बनाता है। ठीक है, और सिंध प्रांत जो है इसका, यहां पे इसका उत्पत्ति स्थल है। तो ये यहां से देखो थार पार करके आई है, इसलिए अपन को ध्यान रखना है इसका नाम क्या है? थार पार कर। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो पड़ोसी जिले हैं अपने यहाँ के, वो यहाँ पे काउंट होंगे। अब कभी भी मैं आपको इतनी नस्लें पढ़ाऊंगा, ये सारी या नरसा ने पढ़ाई है या किसी भी टीचर ने पढ़ाई है, वहां पे मान लीजिए सीमावर्ती जिले कह दिए तो फिर मान लीजिए कि बाड़मेर लिख दिया, बीकानेर नहीं लिखा, तो सीमावर्ती है तो वहां पे कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पे स्केल से लाइन खींच जाए कि भैया थार पार कर गए तू इस जिले से इस जिले में नहीं जा सकती। ऐसा नहीं होता है। समीपवर्ती जिलों का ध्यान रखना है और विवेक के आधार पर प्रश्न करने हैं। यह अच्छे कंपटीटर की निशानी है। समझिए आगे बात, अच्छे कंपटीटर की निशानी है ये। कोई भी एग्जाम हो, समझ के आधार पे आप लोगों को पहले समझ विकसित करनी पड़ेगी यदि एग्जाम निकालना है। मजे लेने हो तो बात अलग है। वितरण का देखो, करीबी जिले तो याद रखने ही है। तो जैसलमेर, बाड़मेर। अब बाड़मेर से टूट के क्या बना? मल्होत्रा। जोधपुर है तो जोधपुर से टूट के क्या बना? फलोदी बना और जोधपुर ग्रामीण बना। क्या बना? जोधपुर ग्रामीण बना। अब फलोदी भी जो है, अब फलोदी भी ये कहते हैं, ये अभी बिल्कुल ऑफिशियली क्लियर नहीं है, लेकिन ये मानने लग गए कि फलोदी पाकिस्तान से सीमा बनाता है। ठीक है, और सबसे कम सीमा फलोदी ही बनाता है, ये मानने लग गए। तो यही मान के चले अपन अभी, ठीक है ना, ताकि कोई किसी तरह का डाउट नहीं रखना है। तो ये आगे, अब यहाँ पे यानी कि समीपवर्ती जिले आगे। अब मन कह दो कोई कि गुरुजी बीकानेर याद रखा के कौन रखा है? बीकानेर याद रखा कौन रखा? इम बीकानेर लिखियोड़ो कौन? तो यहाँ बताओ भैया, यहाँ पे जैसे कि ये अनूपगढ़ आ गया, बीकानेर आ गया, फलोदी आ गया, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी कि ये इस तरफ वाला पश्चिमी जो क्षेत्र है, ये सारे ध्यान में रखने हैं अपन को कि थार पारकर नस्ल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अब पश्चिमी राजस्थान के जिले बस, तो उसमें से ऑप्शन में क्या पूछता है उसके अकॉर्डिंग उत्तर सही करना होता है। ऑप्शन में कभी कट टू कट जिले नहीं आएंगे कि हाँ जो ये बताए हैं वही एक आधा इधर उधर करेगा। तो ये विवेक के आधार पे करना है। विशेषताएं क्या है? इसका रंग जो है सफेद या धूसर होता है। देखो सफेद तो होता ही है,
लेकिन साथ में कैसा होता है, ग्रे, धूसर, यानी कि सीमेंट कलर। सीमेंट केड़ो है वो तो सबने ध्यान है भाई, सीमेंट सबने देखे, देखो थोड़ा थोड़ा जो है सीमेंट कलर है, यानी कि धूसर होता है। धूसर को कह सकते हैं अपन ग्रे कलर कह सकते हैं। सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर होती है। क्या याद रखो कि सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर होती है। बताओ, इस चीज को याद रखना है और ऐसा याद करना है कि मतलब ऑप्शन बिना भी अपन को याद रहे कि हाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता तो वही है ज्यादा। कैसे याद रखोगे बताओ। देखो, कोई बीमार हुआ, कोई भी पशु है, इंसान है, कोई भी बीमार हुआ तो चिकित्सालय जल्दी से मिल रहा है, वहां जाएगा तो उसको फटाफट एंटीबायोटिक वगैरह देंगे और मतलब क्या किया जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया जाता है। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर ही वे कोशिकाएं विकसित होती है जो रोग से लड़ने में सहायक होती है। भाई चिकित्सक मिल गए तो भाई दवाइयों से हो गई। अब चिकित्सक आसपास ही नहीं है कहीं तो शरीर के अंदर ऑलरेडी रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, तभी वो उससे लड़ पाएगा। तो भाई थार पार करके आइए इतनी दूर से, जैसलमेर के अंदर आप लोगों को पता है दूर दूर तक जो है वीरान जगह रहती है, सुनसान रहती है। अब पशु को ऐसा होना ही पड़ेगा कि उसके अंदर ऑलरेडी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो। इसलिए आप लोगों की यह चीज क्लियर हो जाएगी कि वहां तो कोई डॉक्टर या कोई मिलने वाले नहीं है आसपास, तो इसके अंदर तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा ऑलरेडी होती है, तब ये वहां सर्वाइव कर पाती है। तो ये चीज जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है थार के मरुस्थल से। तो क्या है सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता, होगो याद, इतनी चीजें याद है। चलो, दुग्ध उत्पादन 1800 से 2000। अब कभी भी किसी भी पशु का दूध उत्पादन एवरेज निकाला जाए, 1800 से 2000 आ रहा है, चाहे 1600 से 1800 आ रहा है, ठीक है, चाहे 2000 से 2200 आ रहा है, आसपास चलता है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना और इसको रट्टा मारने भी मत बैठना। बहुत कम पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता दूध गाल आपको बहुत कम पूछा जाता है, और पूछ भी ले तो विवादित रहता है प्रश्न, हमेशा ध्यान रखना। आप मेरी किताब में ये पढ़ लो कि 1800 से 2000, और कोई किताब लाई उसमें आएगा 1700 से 1900, और कोई लाई उसमें आएगा 2000 से 2200, फिर कंफ्यूज हो गए। इसमें कभी रट्टा मारने मत बैठना। दूध काल हम टीचर है, हमको बताना पड़ता है यहाँ कि ये दूध काल है भैया, और प्लस माइनस 200 करके चलना हमेशा, कट ऑफ की तरह प्लस माइनस 200 लीटर जो है वो करके ही चलना हर पशु के अंदर। बार बार नहीं बताऊंगा और बार बार आपको पूछना भी नहीं है कि गुरुजी वहां पे ये दे रखा है, वहां ये दे रखा है, क्या वो गलत है? गलत कोई भी नहीं है इस मामले में गलत कोई भी नहीं है, लेकिन अपने को समझना आना चाहिए कि क्यों है ऐसा, है ना। फिक्स तो नहीं है, कभी गाय ने कम दूध दिया, किसी ने ज्यादा दिया, तो एवरेज भी बदलते रहते हैं। तो ये चीजें कभी फिक्स नहीं होती। फिक्स जो होती है ये चीजें होती है, और इनमें से जहां फिक्स होती है वहां से ही प्रश्न ज्यादा बनते हैं। देखो पर्यवेक्षक के और प्रश्न देख लो उठा के, AAO के और देख लो प्रश्न पत्र उठा के, आपको समझ में आ जाएगी चीजें कि कैसे पूछे जाते हैं। इसीलिए अपने OPD पे क्लास भी देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसीलिए टेस्ट सीरीज भी दी है कि भैया ऐसे प्रश्न बनते हैं, इनकी व्याख्या ये है, तो आप लोगों को ज्वाइन कर लेनी चाहिए। नहीं करते हो तो वो तो देखो आपकी इच्छा है। हमने तो वही शुल्क रखा है जो किसी को भारी नहीं पड़े, 60-65 रुपए रखे, तो कोई ज्यादा भारी पड़ने वाला नहीं। अब उसमें भी आप यदि सोच विचार करते हो तो देखो आप लोगों की इच्छा है। थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहां है? सूरतगढ़। प्रजनन यानी कि देखो जनन के लिए थोड़ा क्या है, मौसम सही ढंग का चाहिए। तो यहाँ पे देखो जैसलमेर यहाँ पे तो क्या है, सूखा रहता है हमेशा। अब थोड़ा सा इसके आसपास ही देखें तो आसपास में यहाँ पे पड़ जाता है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर के अंदर क्या है, सूरतगढ़। तो प्रजनन केंद्र कहां बना दिया? सूरतगढ़, ताकि सुविधाएं भी मिले, है भाई। गाय जो है बच्चे को जन्म देने वाली है तो उसको वातावरण भी अच्छा मिले। भाई इंसान का अपन सोचते हैं तो भाई पशुओं का भी सोचे। तो ये प्रजनन केंद्र ध्यान रखना कि पास में थार पार करके सूरतगढ़ है, तो सूरतगढ़ ये फिक्स है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखो। दूध काल वगैरह जो है उसमें कभी नहीं उलझना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ, ये चित्र देख लो और अपने थार पार कर गाय दिमाग में फिट ले स्क्रीनशॉट, फिट होगी ना? ओके, अब आओ नेक्स्ट। मैं कह रहा हूं दूसरी बार आपको शायद पढ़ना ही नहीं पड़े कि हाँ ये पशु याद करना है, कैसे याद करें। अब आप भले नींद में से उठा के किसी को पूछ लोगे, भाई थार पार कर बता किस एरिया में है कि वहां है, भाई उसका प्रजनन केंद्र कहाँ है कि वहां है सूरतगढ़, बता दोगे, आराम से बताओगे, रंग बता दोगे, ठीक है, कहां पाई जाती है बता दोगे, कहां उत्पत्ति स्थल बता दोगे। हो गए बात, ठीक है। अब आओ हरियाणा चलते हैं। भाई थार पार कर लिया, अब हरियाणवी या हरियाणा इसका जो है उत्पत्ति स्थल है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हरियाणवी। भाई हरियाणा रा खिलाड़ी बहुत
शानदार वे हरियाणवी के विजय। ठीक है, हरियाणवी तो बोली भी बहुत जबरदस्त है। ठीक, वितरण, तो वितरण कहां होगा कि भाई हरियाणा। फिर से थोड़ा सा मैप आउटलाइन थोड़ी सी बनाते हैं। ठीक, ये क्षेत्र जो है यहां पे, ठीक है, ऊपर तो आ गया, ये तो आ गया पंजाब, यहां पे आया आपके हरियाणा। अब हरियाणा के सीमावर्ती राजस्थान के जो जिले हैं वो कुछ हरियाणा के भी आएंगे, वहां पे ये वितरण यानी कि ये ज्यादा वहां पे मिलेगी। अच्छा, कोई कहता है गुरुजी मैंने तो जो हरियाणवी गाय यहां भी देखी, तो देख सकते हो, उसको कोई पासपोर्ट या वीजा नहीं लेना पड़ता यहां आने के लिए, देख सकते हो। लेकिन वितरण स्थल का मतलब है कि यहां ज्यादा मिलेगी, यहां इस एरिया में ज्यादा मिलेगी, ज्यादा वहां मिलेगी। ठीक है, अब मारवाड़ी कोई घूमने चलोगे यूएसए, अब अपन तो कहते हैं कि मारवाड़ी जो है मारवाड़ में रहते हैं, अब यूएसए में कोई दिखियो कि हमको तो मारवाड़ी वहां दिखा, अरे तो दिख सकता है, जा सकता है, कोई मना ही थोड़ी है, जा तो सकता ही है, तो ये भी आ सकती है, इसको कोई मना ही थोड़ी है। लेकिन वितरण स्थल का मतलब है ज्यादा उस एरिया में मिलेगी। तो कहा हिसार, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, ये गुरुग्राम और दिल्ली तो मेरे को लगता है शामिल ही हो गए एक तरीके से। अभी हम गए थे दिल्ली, तो एक गुरुग्राम का बहुत बड़ा, गुड़गांव कहते हैं वैसे, गुरुग्राम नया नाम हो गया, गुरुग्राम का बहुत बड़ा मॉल था, उसमें गए। भाई हमारे साथ में च्यवन प्रकाशन के प्रकाशक थे, तो क्या वो दिल्ली रहे हुए, तो क्या चलो सर देख के आते हैं। अब गए, मैं सोच रहा हूँ दिल्ली का ही मॉल है, वो क्या अपन दिल्ली नहीं अपन हरियाणा आ गए हैं, ये तो हरियाणा पड़ता है। वहां फिर गाड़ियां देखी तो सारी HR नंबर की, अरे मैं कि यार, और उस तरफ जाते तो नोएडा आ जाता है, यूपी, यानी कि ये तो बिल्कुल ही सारे जो है दिल्ली में मिक्स होते हैं, ये वहां से पता चलता है। तो देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हिसार, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, ये तो हरियाणा के आगे, अब दिल्ली भी आ गया इसके साथ में, क्योंकि मैंने आपको बताया टच में ही है। फिर देखो राजस्थान में कहां है, अलवर, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग। एक चीज देखो मैं आपको बताऊं, जहां कहीं कोई चीज आपने मान लो कोई भी पुस्तक लिया ही है, ठीक है, या अपनी पुस्तक में कहीं मेरी नजर नहीं गई हो और अपडेट होने से रह गया हो, तो देखो नए जिलों के अनुसार आप लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। जहां जयपुर मिलेगा, जहां जोधपुर मिलेगा, ठीक है, जहां भरतपुर मिलेगा, ठीक, जहां सवाई माधोपुर मिलेगा, मैं आपके आज क्लियर कर ही देता हूं, टंडोई मेड़ता, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, और जहां अलवर मिलेगा, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, यही ज्यादा तो पूछे जाते हैं। वहां पे आप लोगों को जहां ये जिला मिल जाए, जैसे अलवर मिल गया, तो अलवर मिला है, वहां खैरथल, तिजारा तो शामिल है ही है, ये ध्यान रखना, क्योंकि खैरथल, तिजारा इससे ही टूटकर अलग हुआ है। अपनी किताब के अंदर तो ये सारणी दे रखी है स्पेशल के, किससे टूटकर कौन सा जिला बना है। तो वहां चाहे कोई भी किताब है, अपडेट हुई है या नहीं हुई है, आप लोगों को ये चीजें दिमाग में अपडेट रखनी ही है, इससे आप लोगों को आसानी होगी। जयपुर आया जहां पे, तो जयपुर के साथ में क्या ध्यान रखना है, जयपुर ग्रामीण भी ध्यान में रखना है, और कोटपुतली बहरोड भी ध्यान में रखना है, कोटपुतली बहरोड। अब कोटपुतली बहरोड ध्यान में रखोगे तो इसमें बहरोड वाला क्षेत्र जो है वो अलवर जिले से लिया है, तो यहां पे अलवर के साथ में भी कोटपुतली बहरोड को ध्यान में रखना ही रखना है। जोधपुर आया तो देखो जोधपुर के साथ में एक तो जोधपुर ग्रामीण ध्यान में रखना है, एक फलोदी ध्यान में रखना है। क्यों, फलोदी इससे टूट के बना है। जैसलमेर का तो बहुत कम भाग इसमें मिलाया गया, ज्यादातर जोधपुर का ही भाग, तो फलोदी भी ध्यान में रखना है। जहां भरतपुर आया तो वहां पे डीग ध्यान में रखना ही है, क्यों, डीग पूरी तरीके से इससे टूट के अलग बना है। जहां सवाई माधोपुर आया तो वहां गंगापुर सिटी ध्यान में रखना है, क्या, गंगापुर सिटी ध्यान में रखना है। कुछ हिस्सा करौली का भी मिलाया है गंगापुर सिटी में, लेकिन ज्यादा सवाई माधोपुर का है। वैसे मैंने संभाग दर्शन करवाया आपको, पूरे 50 जिले पढ़ाए, उसके माध्यम से देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, तो वहां क्लियर करवाई ही है। लेकिन जहां पे जो नया जिला लिखा हुआ मिल जाए वहां पे ये ध्यान रखना, जैसे बाड़मेर मिल गया, ठीक है, जैसे कहीं भी बाड़मेर आया, तो बाड़मेर आया तो आपको बालोतरा ध्यान में रखना ही है कि बालोतरा वाला क्षेत्र इसी से अलग हुआ है, तो ये यहां पे है ही। जैसे आ गया आपके श्रीगंगानगर, तो श्रीगंगानगर आया है तो आपको ध्यान में रखना है कि अनूपगढ़ इससे टूट के अलग बना है, तो अनूपगढ़ यहां ध्यान में रखना ही है। ऐसे आप लोगों को नए जिलों के बारे में बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही चीजें जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी, यही चीजें हमें भी अपडेट करनी पड़ती है, तो आप लोगों को भी अपडेट करनी है, ठीक है। भाई मेगा क्लास का मतलब ही यही है, मेरा लेने का उद्देश्य भी यही है कि जहां पे जो डाउट सप्ताह भर रह गए
या विद्यार्थियों के ज्यादातर डाउट रहता है, उन चीजों को मैं क्लियर करवाऊं इस मेगा क्लास के माध्यम से। तो मिस तो देखो कोई भी क्लास आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। जब मैंने मेरा एक रविवार रखा था वो आप लोगों को दिया है, तो आपको तो देना ही देना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। विशेषताएं, रंग कैसा है, सफेद हल्का भूरा। देखो स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं मिटा रहा हूं ये यहां से, ये मतलब समझने वाली चीज है, ये कोई स्क्रीनशॉट वाली ऐसी है भी नहीं। हे ईश्वर, देखो हरियाणवी गाय, हरियाणवी गाय एकदम देखो कैडी है, सफेद है और हल्की भूरी यहाँ पीछे, और ये कलर देखोगे तो हल्का भूरा। वैसे सफेद ज्यादा होती है ये। दौड़ी दट, क्या क्या, दौड़ी दट। कान छोटे और लटके हुए, ठीक है, कान छोटे और लटके हुए। यहाँ चित्र में तो देखो, चित्र खींचते समय मेरे को लगता है ये अलर्ट हो गई थी, इसलिए इसने कान जो है बिल्कुल समतल मतलब सिमिलर कर रखे हैं, लेकिन जो कान होते हैं वो लटके हुए होते हैं। मस्तिष्क के मध्य हड्डी उठी हुई और ललाट पर उभार होता है इस हरियाणवी गाय के। दूध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर ब्यांत है। याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रह जाए तो टेंशन नहीं लेनी, बता दिया मैंने आप लोगों को। प्रजनन केंद्र इसका कहां है, कुम्हेर डीग। देखो कुम्हेर पहले कहां था, यदि कहे इसमें कि इसका पूर्व जिला यानी पहले जो जिला पड़ता था वो भरतपुर था। कहां था, भरतपुर। लेकिन नया जिला ये कौन सा बना है, नया जिला बना है डीग। तो ये किस में आ गया, कुम्हेर अब डीग में आता है, वर्तमान में डीग में आता है। और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ये कह चुके हैं कि आपके जितनी भी अब उनके माध्यम से भर्तियां होगी वो नए जिलों के अपडेट के अनुसार ही होगी, ठीक है। और 7 जिले कम हो गए ज्यादा हो गए ये कोई नहीं है, जब होंगे तो हम खुद बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे रिव्यू कमेटियां आती है, सरकार चाहे तो रिव्यू कमेटियां आती है, रिव्यू करती है चीजें, ठीक है। रिव्यू करने का मतलब ये नहीं है कोई अफवाह फैला दे कि वो हो गया। अरे कौन वो रहे, यूं तो कई जगह कहते हैं कि 3 जिला और है, अरे नहीं है, अधिसूचना नहीं आई है। हमें आप लोगों से ज्यादा चिंता रहती है इस मामले में, और जैसी अपडेट आएगी जो आएगी तो हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये तो आपको मतलब पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग यदि लगातार जुड़े हो तो आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी कि कोई भी अपडेट जो आप लोगों को जाननी होती है वो बिना कहे ही आप लोगों को मिल जाती है यहां से। तो ये चिंताएं नहीं करनी है, क्यों चिंताएं करते हो, चिंताएं हमारी है, चिंताएं आप लोगों की नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये याद रखना है, कहां, हरियाणा, नाम से ही याद रखना है, हरियाणा के आसपास है। कलर तो नहीं पूछा जाएगा वैसे, ठीक है। मस्तिष्क के मध्य हड्डी उठी होती है, ये ध्यान रखना, ललाट पर उभार, और ये ध्यान रखना प्रजनन केंद्र इसका कहां है, कुम्हेर डीग। देखो प्रजनन केंद्र ज्यादातर जो जिस वेतरन एरिया में उसके पास में शिफ्ट किए गए, जैसे थार पारकर थी तो अनूपगढ़ में, ये है हरियाणा तो यहाँ पास में भरतपुर, तो डीग, ठीक है। डीग के अंदर, कुम्हेर के अंदर इसका प्रजनन केंद्र हरियाणवी। ले स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट, आज की क्लास लंबी है, और भाई मेगा क्लास का मतलब भी तो यही है, लंबी। उत्पत्ति स्थल मेवाती गाय। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखो, मेवात वाला कौन सा क्षेत्र होता है, तो मेवात के अंदर आता है अलवर, भरतपुर, अलवर भरतपुर। अब अलवर से टूट के बना कौन सा, खैरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड। अभी मैंने यही चीज आप लोगों को समझाई थी, ठीक है। खैरतल तिजारा लिख लेना पूरा, मैं आपको समझा रहा हूं शॉर्ट में, और कोटपुतली बहरोड, ठीक है, ये आ गई। अब भरतपुर से टूट के डीग, यानी कि ये भी इसके अंदर आएगा। तो मेवात वाला क्षेत्र कौन सा है, जहां मेव बाहुल्य था, मेव ज्यादा थे, यहाँ मेवस्तान बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। मत्स्य संघ में पढ़ाया था आप लोगों को। तो ये जो क्षेत्र है वो ध्यान में रखना है, ये वाला इसका वितरण स्थल भी, जहां उत्पत्ति होती है वहीं आसपास वितरण होता है। तो देखो अलवर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, डीग, भरतपुर। अगेन थाने भी विश्लेषण करना आगे हो गया, हाँ पुराना जिला आया है तो नया कैसे ध्यान में रखना है, ये चीज क्लियर है। आओगी उपनाम कोसी। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, एक बात तो ये ध्यान रख लेना, मेरे को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे डरने की बात नहीं है, अरे याद कराने खातिर किया है, जो थान के ना, ओए बेड, ओविसेरिस बेड वैज्ञानिक नाम, ठीक है। ऐसे मेरे को ये बिल्कुल भी, यानी अपन कई बार कह दिया करा भाई, हम जब छोटे थे तब फिर घर वाले कहते भी थे, मम्मी जी और कहते कि मेरे को नहीं होता मुझे होता है। तो अपन क्या कहते हैं, मेरे को, गलत है ये भी बोलना, और मेरे को भी नहीं बोली जाए, मेरे को ही कहता, क्या कहता,
मेरे को ये चीज नहीं पसंद, मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चलना है, मेरे को ये बोलना है, टावरारी जिद अलग है। तो अपने वो ध्यान रखना है। मेरे को में अपार तो ट्रिक छुपी है कि मैं यानी मेवाती, मैं यानी मेवाती और उपनाम इसका कोसी। ठीक है, हाँ डरने की बात नहीं। अरे मैं थान कोई नहीं किया, मेरे को अरे अपने सब चीजें पसंद है। ठीक है, खाली ये चैटिंग में जो अबड़ दबड़ करे ये चीज नहीं पसंद। तो अपने यहां से तो मेको से ध्यान रखना है कि इसे कोसी कहा जाता है, मेवाती कोसी। ठीक है, उपनाम याद उनका। रंग सफेद, ज्यादातर सफेद भी होती है गाय, तो काली भी होती है, वैसे भूरी भी होती है, लाल भी होती है। सिर, गले व कंधे पर हल्का काला रंग पाया जाता है। मेको ये लगता है, वापस मैं आपको कह रहा हूं मेको, यानी कि मुझे ये लगता है कि हमारे आसपास ये मेवाती गाय ही होती होगी। मतलब ये ऐसी ही गाय हमारे आसपास जो देखने को मिलती है वो ऐसी घूमती है। तो मेरे को ये लगता है कि भैया यही अपने आसपास पाई जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिर कंधे और सिर गले और कंधे पे देखो हल्का हल्का जो है कालास पाई जाती है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा कालापन। हम के ध्यान कालापन ही है, मैगी के ध्यान किचन में बैठ रहा है के नहीं, हल्का हल्का कालापन पाया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी सही कर देता हूं फोकस, कैमरामैन फोकस करो। दूध उत्पादन, फिर वापस आ गया दूध उत्पादन 1100 से 1400। मेरे हिसाब से तो ध्यान ज्यादा दूध उत्पादन पे नहीं देना है, ऐसी सरसरी निगाह मारो। ठीक है, प्रजनन केंद्र बस्ती जयपुर में भी है और अलवर में भी है, क्योंकि ये मेवात क्षेत्र में है। ये कहां है, मेवाती नाम है, मेवात क्षेत्र के अंदर है। तो मेवात क्षेत्र में तो अलवर में भी है इसका प्रजनन केंद्र, और बस्ती जयपुर ग्रामीण में भी है। बस्ती अब जयपुर ग्रामीण में आ गया है, बस्ती चाकसू ये सब ये जयपुर में नहीं रहे अब। ठीक है, बस्ती जयपुर ग्रामीण में आ गया, इन दोनों जगह है। बस्ती में राज्य का पहला सीमन बैंक, ठीक है, सीमन बैंक, सीमन यानी वीर्य, जो पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के अंदर बहुत काम आता है, उसको संरक्षित रखना पड़ता है। कृत्रिम गर्भाधान आपके कल नहीं मंगलवार को आने वाली है क्लास पाटी सर की। ठीक है, उसमें वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा देंगे, प्रश्न कैसे बनते हैं, आप लोगों को क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कौन सी विधियां होती है। ठीक है, सीमन केंद्रित करने की क्या टेम्परेचर होते हैं, इनकी भी विधियां होती है, उसमें कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, यंत्र वगैरह, ये सारी चीजें जो है बहुत बढ़िया तरीके से करवा देंगे। चिंता हमारी है, चिंता आपकी नहीं है। ठीक है, चलिए सीमन बैंक, पहला सीमन बैंक भी है, यहाँ हो गया क्लियर। लाडली बार अलवर लिखियो कौन नरसा, तो वो डाउट रह गया कई जनों के सर अलवर भी है। हाँ अलवर भी है और ये जयपुर ग्रामीण बस्ती भी है। ठीक है, दोनों ले लो स्क्रीनशॉट। चलो भाई, नस्लों से प्रश्न बहुत बनेंगे, ध्यान रखना आप, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है नस्ल। ठीक है, कांकरेज, कांकरेज तो मतलब में नाम सामने आता है ना, वही मेरे सबसे पहली चीज दिमाग में आती है सवाई चाल, सवाई चाल। और मुझे तो यही लगता है कि प्रश्न इससे जरूर बनेगा, लिखेंगे प्रश्न बन गया तो स्क्रीनशॉट डालने काम आएगा ना, प्रश्न बनेगा इससे सवाई चाल। देखो मुझे कहे यदि के सवाल लिखना है, क्या लिखना है, तो ऐसे लिखूंगा ना मैं भाई, ये अगर लिखा तो डेढ़ हो जाएगा, और ये क्या है सवा है, ये क्या है सवा, इसी से बना है सवाई चाल। सवाई चाल शब्द भी इसी से बना है। ठीक है, ये एक कदम नहीं चलती है, ये सवा कदम चलती है, यही कारण है। कांकरेज, कांकरेज यूं अपन जैसे एक कदम चलता है, कोई तो जैसे ऐसे चल रहा है ना, पैर तो आपको दिखेंगे नहीं, हालांकि मैं कांकरेज गाय हूं भी नहीं, तो जैसे ऐसे चल रहा है कोई तो आदमी, और कोई चल रहा है सवाया। घोड़ा कैसे चलता है, घोड़ा सवाया चलता है, घोड़ा भी सवाया चलता है, ये सवाई चाल चलती है। सवाई चाल का मतलब साधारण रूप से देखोगे तो पहला पैर टिकेगा नहीं, उससे पहले पीछे का पैर आगे आ जाएगा, वापस उठ जाएगा, इसको कहते हैं सवाई चाल। ऐसे तप 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 करते सवाई चाल चलती है। सवाई चाल का मतलब ये सवा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, और इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सींग भी तो देखो इतने खतरनाक, भारी शरीर है वो। अब देखो काम ही सवायो है, तो शरीर तो भारी होगा ही, काम भी तो इसका सवाया है, तो सवाया है तो ये सबसे भारी है, भारी भरकम शरीर। ठीक है, नस्लों में, गाय की नस्लों में सबसे भारी शरीर वाली है। तो देखो दो चीजें याद होगी सवाई से, कि चाल भी सवाई, बार भी सवाया, चाल भी सवाई, बार भी सवाया है।
कांकरेज नस्ल की बात हो रही है। किसकी हो रही है? कांकरेज, नाम भी तो कांकरेज, ठीक है। ले आओ। उत्पत्ति स्थल गुजरात का कच्छ क्षेत्र। उत्पत्ति स्थल गुजरात का कच्छ क्षेत्र जो है इसका उत्पत्ति स्थल है। तो बताओ मिलेगी कहां कहां? तो जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा। ये देखोगे तो गुजरात के निकटवर्ती क्षेत्र है, सारे के सारे अपने राजस्थान में गुजरात के निकटवर्ती है। क्योंकि ये सांचौर में भी पाई जाती है और बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो इसे यहां के लोग सांचौरी गाय भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसे सांचौरी भी कह देते हैं। सांचौरी भी इसे कह देते हैं। सवाई चाल के लिए स से सवाई चाल, स से सांचौरी, स से सवाया वजन, यानी कि वजन में भी भारी। ठीक है, अगली बात समझ। तो क्या याद रखोगे? रंग कैसा होता है? ग्रे, धूसर होता है। देखो दिख रहा सामने, और भारी शरीर भी दिख रहा है इसका। देखो कितना भारी शरीर है। ठीक है, सवाई चाल, मोटे लंबे सींग, खतरनाक सींग है भाई। कद जवानी गाड़ी आड़ी लेर, और गौशाला में छोड़ी ओड़ी वे अगर गाय और ऐसी सींग वाली दिख जाती है ना, तो भाई साहब आपका ये भाई तो साइड में गाड़ी लगा देता है। भैया एक भी सींग यदि मार दिया तो गाड़ी तो डेंट होगी होगी, मेरे को लगता है सींग अंदर भी आएगा। ठीक है, ऐसी गायों से तो अपने साइड में वहां पे पास में जाने में भी थोड़ा सा क्या, हाँ भैया इनको निकलने दो, ये सवाई है, इनको निकलने दो, अपन तो आराम से निकल जाएंगे, अपन सवाई थोड़ी है, ये सवाई है। ठीक है, चलो। भारी भरकम शरीर, दूध उत्पादन याद रह जाए, ठीक है, नहीं तो की नहीं। तो दूध उत्पादन में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान कम आपका ले जाऊंगा। कारण यह है कि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और इसमें सवाल बहुत कम बनते हैं। सवाल बनते हैं सवाई, ठीक है, सांचौरी, मेको, मेवाती में कोसी, उनसे बनते सवाल। ले स्क्रीनशॉट ले। मैं तो कह रहा हूं एक एक स्लाइड याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। भाई भाटी सर ने याद करवा दिया आप लोगों को, मैं भी करवा रहा हूं। और तो क्या करा रहे थे खातिर है, और क्या कर सका? नागोरी, गोरी नाचे रे नागोरी नाचे। गोरी नागोरी है ना, वो अलग है, वो तो कलाकार है। ये नागोरी बैल है। बैल मतलब ये तो गाय है, लेकिन नागोरी जो प्रसिद्ध है बैलों के लिए प्रसिद्ध है। नागोरी गाय की जो नस्लें हैं वो बैलों के लिए प्रसिद्ध है, भारवाहक नस्लें है भाई। तो देखो गाय की भारवाही नस्लें अपन यहां से शुरू कर रहे हैं। वो क्या थी? द्विकाजी थी। वो अभी जो पढ़ी वो द्विकाजी थी। दुधारू पहली मेगा क्लास में पढ़ चुके लास्ट संडे। ये है भारवाहक। देखो उत्पत्ति स्थल जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र, नागौर के पास, यानी मारवाड़ कह सको थे कि उत्पत्ति स्थल मारवाड़, मारवाड़ में नागौर भी आ जाता है। तो उत्पत्ति स्थल इसका जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, जो वितरण देखो जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन। अब नागौर से टूट के डीडवाना कुचामन बना, तो डीडवाना कुचामन तो आएगा ही आएगा। ये आ गया। अब इसकी विशेषता देखो, रंग सफेद धूसर, गर्दन मजबूत, छाती चौड़ी। भाई भार उठा के ले जाना है, भार उठा के ले जाना है तो काठी छाती चाहिए। ठीक है, काची पूची छाती वाला और काम कौन? काठी छाती चाहिए, गर्दन भी चाहिए मजबूत, यहां पे डाला जाएगा। फिर वो क्या, अपने बैलगाड़ी यदि आती है तो उसका जो वो आगे वाला हिस्सा होता है वो यहाँ पे आएगा, उसको खींचना पड़ेगा। तो भैया गर्दन और छाती दोनों मजबूत चाहिए। नागौरी बैल बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना कि यहाँ पे गर्दन मजबूत, छाती चौड़ी। ठीक है, नागौरी बैल कृषि कार्य हेतु उत्तम माने जाते हैं। इनकी सुनने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। भारवाहक है। अब भारवाहक है तो देखो पशुपालक जो भी होते हैं या जो भी इनके जो मेंटर होते हैं, जो भी होते हैं, वो हाकते हैं इनको। ठीक है, हाके वे, हाके तो है यूं करना पड़ा ना, हाके जाना। भाई बैलगाड़ी बैठे हुए कभी? मैं तो भाई बहुत भाग भाग के पीछे बैठा हूं जब जाते। फिर वो एक बार बैल को हाकता था, एक बार हमें हाकता था पीछे, जो बैलगाड़ी लेके जाता। एक तो बैल को ले जाता, भाई बैलगाड़ी वो लेके जाता, वो भी उस्ताद होते। उन ध्यान है कि बच्चे आ रहे हैं पीछे से, वो पहले मचकाते। हम उनसे भी उस्ताद, हम नागौरी बैल से भी फास्ट भाग सकते थे, हमें चढ़ जाते ऊपर। अब वो बार बढ़ जाता उसका, और तो वो बैल को तो भगाता, एक बार बैल को हाकता, एक बार उनको हाकता पीछे। बच्चों को भगाता। बचपना तो यार गया नहीं है अभी वैसे, लेकिन बचपना ये जिसने जिया है वो ही जानता है। अच्छा 90 के दशक वालों ने ही जिया है, ये आजकल तो बस वीडियो गेम में हो गए, ये सारे खराब हो रहे हैं। आजकल की ये नस्लें है ना इंसानों की, ये खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि इनके पास में ये अनुभव नहीं रहा। क्या करें अब? ठीक है, ये नस्लें आगे जाकर अब खराब ही है, देख लो।
यानी कि जब तक शारीरिक श्रम नहीं किया जाए, ये शारीरिक खेल वगैरह नहीं खेले जाए, इसलिए मैं स्कूल में बहुत शारीरिक खेल खिलवाता हूं इनको, बच्चों को। शारीरिक खेल नहीं खेले हैं तो वैसे ही कमजोर होता है शरीर। भाई पहला सुख निरोगी काया, तो मजबूत किससे होगा? खेल कूद व्यायाम, ये जरूरी है। तो ये चीज ठीक। कृषि कार्य के लिए उत्तम, राजस्थान की सबसे चुस्त और फुर्तीली नस्ल। बाहर भी ले जाना है, कृषि कार्य भी करना है, तो फुर्तीली और चुस्त तो होनी ही पड़ेगी। अब ध्यान पड़ा, बाहर ले जाना है, माल ले जाना है, वहां से मालवाहक है, माल ले जाना है। अब वो बैल जो है उठने में अगर 15 मिनट ले लियो तो भाई माल ले जाना तो खोटी होगा वैसे। तो ये चुस्त और फुर्तीली होती है नस्ल, ठीक है। राजस्थान की सबसे अच्छी बारवाही नस्ल ये नागौरी है। दूध उत्पादन 900 से 1000 लीटर है दूध उत्पादन, तो ठीक है। देखो ये तो है गाय, ये तो गाय है, नागौरी गाय, लेकिन अपने को तो विशेष रूप से बैल का ध्यान रखना है। तो यहां पे एक क्षेत्र है सुहालक क्षेत्र नागौर का, नागौर का सुहालक क्षेत्र ठीक है। अब सुहालक कई जगह ऐसे भी लिखा मिलेगा स्वालक, तो इसका मतलब वो सुहालक ही है, वो सुहालक से कोई दूसरा नहीं हो गया, ठीक है। लिखावट मिल जाती कई बार, तो ये चीज ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लो, नागौरी बैल बताता हूं आप लोगों को, लो स्क्रीनशॉट लो, लो देखो भाई, आप लोग मुस्कुराइए क्योंकि आप जीजीडी पर हो भाई। अखबार एक कटिंगा भी खोजनी पड़ेगा, कौन सी काम की है स्टूडेंट के। आप लोगों को क्या करना, मेहनत आप लोगों को करनी नहीं, चिंता तो हमारी है। मैंने पहले कहा चिंता हमारी है, आप लोगों को तो पढ़ना है और चिंता मुक्त होकर पढ़ना है। देखो बात किसकी हो रही थी, नागौरी की। नागौरी में प्रसिद्ध क्या, बैल। अखबार वाले भाई साहब ने इतना बढ़िया, मैं तो इनको क्रेडिट देता हूं भैया, जो भी अखबार थे यहाँ पे, आया है कि नहीं आया, शायद दैनिक भास्कर होगा या पत्रिका, जो भी हो भाई, जो भी इसके एडिटर थे उनको कोटि कोटि साधुवाद है कि इतनी बढ़िया तरीके से और इतनी अच्छी तरीके से ये सामग्री दी, और ये मुझे दिखा तो मैंने इसे शामिल किया कि भैया नागौरी बैल पढ़ाना है। देखो नागौरी बैल, इसको बोला जाता है कुबड़ कहते हैं अपन, इसे थुई भी कहते हैं, थुई आ जाए लिखा हुआ तो ध्यान रखना। कुबड़ कैसी होती है, सीधी लंबी और पीछे नहीं मुड़ती, पीछे नहीं मुड़ती, इससे मजबूती रहती है कुबड़ में, और इसीलिए भारवाहक नस्लों में ये सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, सर्वोत्तम है या सर्वश्रेष्ठ है। रंग अपेक्षाकृत सफेद, शांति का प्रतीक है। पूंछ पतली, घुटने से लंबी, पतली पूंछ है। देखो भारवाहक नस्ल है, ज्यादातर ये जो भारवाहक नस्ल होते हैं ये क्या पूंछ से इनको संकेत देते हैं, मतलब पीछे जो पशुपालक होते हैं ना, वो पूंछ से इनको गति पकड़ता है, वो ये इशारे समझते हैं पशु बहुत। तो पूंछ पतली होती है, पकड़ में भी आसानी से आती है, तो पूंछ घुटने से लंबी और पतली होती है। टांगे पतली, मजबूत और अधिक भार पर झुकती नहीं है, इसीलिए भारवाहक में श्रेष्ठ नस्ल है कि पतली होती है तो फास्ट चल सकता है। एक तो देखो कोई वादी चढ़ियोड़ो आदमी है, ठीक है, हम वो की तो फास्ट चल सके, क्यों, उसके तो चर्बी बहुत ज्यादा है तो पैर आपस में टकराएंगे, और इसके पतली होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पतला आदमी तो झन्नाटी उड़ दौड़ी उड़ जाए, ठीक है। तो यही बात है। खुर नारियल जैसे गोल, तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं, ये सारी विशेषताएं हैं, इसीलिए नागौरी बैल बहुत प्रसिद्ध है। देखो कान छोटे बराबर और सुनने की क्षमता तेज, मैं कह रहा मन हाकड़ो पड़े है? यहाँ हाके, ठीक है, यहाँ हाके तो मतलब हाकी उड़ो, मतलब वो सुनना भी तो पड़ेगा। हम वो ध्यान पड़ेगा पशुपालन, तो वो पीछे बैठा हमारा जो मेंटर है वो तो हाक रहा है, और यहाँ पे अपने को सुना ही नहीं दे रहा है, तो वो हाकी उड़ो मतलब ही नहीं निकला है। तो यहाँ पे जो है ये कान भी इनके तेज होता है। गर्दन चुस्त और मोर की तरह पतली होती है। चमड़ी, चमड़ी क्या होती है, लटकी नहीं है, कामल यानी लटकी हुई नहीं होती है। देखो कहां है लटकी हुई चमड़ी, नहीं है। मुंह छोटा, त्वचा मुलायम, ठीक है, ये विशेषता है। देखो सींग छोटे और सुडौल, आंखें हिरण जैसी होती है। सुंदर भी बहुत होते हैं नागौरी बैल, और जिस मेले में पशु मेले जो लगते हैं, जिस मेले में नागौरी बैल जाए आकर्षक का केंद्र रहते हैं ये चीजें जो है, देखो यहाँ पे ये खासियत से रूबरू करवा रहे हैं। तो मेले में बैल सोनू मोनू की जोड़ी लेकर पहुंचे, किसी पशु मेले की है,
पशुपालक निम्बाराम और पुरखाराम राजकुमार काला की जुबान से ये इन्होंने इसकी विशेषता बताई है। डाइट भी तो देखो इनकी कैसी होती है, प्रतिदिन सुबह 5 लीटर का दूध, मतलब ये सभी की नहीं होती, ये तो जो बैल वहां गए थे उनके बारे में बताया है। सुबह शाम ज्वार मूंग का 5-5 किलो हरा चारा, सुबह शाम 5 किलो बाजरी खल बाटा, ये सब, ये प्रत्येक बैल, प्रत्येक नागौरी बैल की डाइट नहीं है, ये वहां मेले वाले। ठीक है, देखो चौड़ाई, आगे का सीना मजबूत और चौड़ा होता है, पूंछ घोड़े की तरह होती है। ठीक है, लंबाई 7 फुट, ऊंचाई 6 फुट से ज्यादा, सामान्यतः नागौरी बैलों की यही ऊंचाई होती है। ठीक, क्षमता क्या है, स्वालक क्षेत्र की दोमट मिट्टी और यहाँ की ज्वार इस नस्ल को विशिष्टता प्रदान करती है। 12 क्विंटल माल की ढुलाई करने सहित एक दिन में 5 एकड़ भूमि जोत सकते हैं, ये इनकी क्षमता है। इसलिए नागौरी बैल प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं, और मन नहीं लगा कि नागौरी बैल में इमो हल्लो थे जान सको, इससे ज्यादा आप नहीं जान सकते नागौरी बैल, लेकिन जिजड़ी है तो मुमकिन है। ले स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। अभी तो गाय की नस्लें पूरी नहीं हुई, अभी तो भैंस पूरी पढ़ानी बाकी है थे आदो पशुपालक तो मन नहीं बना दियो। देखो गाया हका दी, ठीक है, सारी चीजें करा दी थे, सब कुछ ही पशुपालक से संबंधित सारे। मालवी, तो जैसा नाम है वैसा ही ध्यान रखना है, मालवा। मालवा कहां है, एमपी। ठीक है, मेवाड़ से बहुत पंगे लिए मालवा के सुल्तानों ने, ठीक है ना, तो मालवा एमपी के आसपास वाले जिले लगेंगे। अब तो देखो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, यानी मध्य प्रदेश का मंदसौर रतलाम उज्जैन, ये तो उत्पत्ति स्थल है। इसका उपनाम क्या है, माधोपुरी। मामा ध्यान रखना है, ठीक है, मामा से क्या ध्यान रखोगे, मालवी और माधोपुरी, ये इसका उपनाम है। एक मैंने क्या बताया था, मेको, ठीक है, यानी कि मेवाती, मेवाती और कोसी, ठीक है, ये बताया था उपनाम। एक क्या बताया था, ऐसे ध्यान रख लेना, कांकरेज है तो कांकरेज का एक और तरीका बता देता हूं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, यानी कि कांकरेज और सवाई कांसा, ध्यान रख लेना, कांसा, कांसा लिखना, जिससे क्या ध्यान रहेगा, सवाई तो आपको बताया ही था, लेकिन इसे सांचोरी भी बताया था, साथ में बताया था ना, सांचोरी। तो ये उपनाम में ये 3 गाय ध्यान रखनी है विशेष रूप से। और फिर 2 राठी के अंदर बताया था कामधेनु वाला, वो तो है ही, ठीक है। तो ये देखो, ये कहां, अब ये कहां होगी, एमपी के आसपास। तो एमपी के आसपास देखो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और भी आसपास के क्षेत्र आएंगे, ठीक है। विशेषता है, रंग लोहे या दूसर या हल्का सफेद, देख लो, आप देख सकते हो। कान छोटे और चौकन्ने, चौकन्ने कान होते हैं, जैसे कि कुत्ते के होते हैं ना, कुत्ता चौकन्ने कान रखता है, चौकन्ना कान सुनने में ज्यादा सहायक होते हैं, ठीक है, तो कान चौकन्ने। दूध उत्पादन, ठीक है, देख लेना। प्रजनन केंद्र डग झालावाड़, यानी कि ये कहां है, मालवा। तो मालवा के आसपास, तो मालवा के पास में पड़ा झालावाड़, और झालावाड़ एमपी से सबसे ज्यादा सीमा झालावाड़ ही बनाता है, तो झालावाड़ का डग क्षेत्र जो है वो इसका प्रजनन केंद्र है। दैट्स ऑल योर ऑनर, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आई अपने विदेशी नस्ल भी पढ़ लेते हैं। वैसे सिलेबस में तो है देसी, लेकिन ये जर्सी, होलिस्टीन वगैरह ये जो है ना गाय, ये बहुत जगह पाली जाती है यहां, और अपने को ध्यान भी रखनी है। आज मन लगा रियली वास्तव में मेगा क्लास ही होगी। 53 मिनट हो गए, 53 मिनट हो गए, और अभी तो अपने गाय पूरी नहीं हुई, भैंस पूरी पड़नी बाकी है। आज बैंड बजा दी। जर्सी गाय की गाय, जर्सी, देखो जर्सी है, हॉलिस्टीन है, चाहे देसी गायों की एक नस्ल है कि उनमें कुबड़ पाया जाता है, और विदेशी गायों में आपको कुबड़ दिखेगा ही, देखो सपाट है, देखो सपाट। ये जर्सी है, ये हॉलिस्टीन है, ठीक है, इधर लिखी हुई जर्सी है, उधर लिखी हुई हॉलिस्टीन है। देखो इनमें कुबड़ नहीं होता, लेकिन ये दूध बहुत ज्यादा देती है, जर्सी सबसे ज्यादा। देखो उत्पत्ति कहां है, जर्सी द्वीप है, कहां है, इंग्लिश चैनल। चैनल किसे कहते हैं, 2 जल राशियों को जोड़ने वाला। यहाँ पे ये चैनल जो है जल राशि को जोड़ने वाला है। चैनल का मतलब ही ये होता है जोड़ने वाला। अपन टीवी पे चैनल बदलते हैं तो यानी एक से दूसरी जगह जाते हैं, ये भी वही चीज है, ठीक है, 2 जल राशि को जोड़ने वाला। तो यहाँ पे जर्सी द्वीप है, वहां पे ये इसकी उत्पत्ति हुई। वितरण संपूर्ण भारत में सब जगह मिलेगी,
जर्सी सभी जगह मिलती है, ठीक है ना। यहाँ दुग्धकाल गायों में सबसे लंबा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लगा देना। 365 दिन इसका दूधकाल माना जाता है। गायों में सबसे ज्यादा वसा, ठीक है, फैट, मतलब इसके दूध में, ठीक है, 5.5% तक फैट, इसके दूध में सबसे ज्यादा फैट भी पाई जाती है। वैसे गायों के दूध में भैंस के मुकाबले फैट कम होती है, लेकिन गायों के अंदर सबसे ज्यादा फैट इसके दूध में पाई जाती है, ठीक है, 5.5%। दूध उत्पादन लगभग 4000 से 5000 लीटर। अब 5 से 6 भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। ज्यादातर जर्सी गायें इतना दूध देती है ना, तो जर्सी गायों का दूध जो है ज्यादातर मशीनों द्वारा निकाला जाता है, ज्यादातर मशीनों द्वारा निकाला जाता है। इतना दूध देती है, बापड़ो गौपालक तो थक जा, तो दूध दे, तो ज्यादातर मशीनें होती है और डेयरी फार्मों में ज्यादा पाली जाती है, ठीक। ये चीजें ध्यान रखनी है। इसका चेहरा जो है तस्तरी नुमा होता है, देखो बोलो, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। चेहरा इसका तस्तरी नुमा होता है, ये, ठीक है, चेहरा कैसा, तस्तरी नुमा। यहां मिटा देता हूं, आप लोग जब मैं शेयर करूंगा तो आपको देखने में आसानी रहेगी। फिर ध्यान रखना है होलिस्टीन, जैसा इसका नाम है वैसे ही हॉलैंड से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, होलिस्टीन, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है, विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। अब यहां पे अपन देखेंगे तो दूध काल सबसे लंबा जो है वो जर्सी का है यहां, ठीक है, और वसा जो है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर है। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, दूध काल ज्यादा नहीं कहा इसमें, दूध ज्यादा देती है वो नस्ल ये है। और सबसे कम दूध वसा, यानी वसा इसके फैट जो है वो कम होती है, 3.5% ही है, यहाँ 5.5% है। दूध उत्पादन 5000 से 6000 लीटर ब्यांत। अब यहाँ पे क्या है, 4000 से 5000 लीटर ब्यांत, वहां पे अपने पढ़ लिया 5000 से 6000, ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, ठीक है, होलिस्टीन गाय। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ले लो। अब आते हैं अपन अपने इस क्लास की अगली कड़ी में, बुबेलिस बुबेलिस, ठीक है। भैंस, भैंस भी देखो खुश लग रही है यहाँ आके, मतलब इसके चेहरे के एक्सप्रेशन लग रहे हैं कि यार मैं जीडी पे आई हूं, ठीक है। अपने आप को मल्लिका से कम नहीं समझ रही, ये भी भाव खा रही है, देखो। और सामने देख, स्टूडेंट देख रहे हैं। पढ़े शुरू करें। थोड़ा बीच में क्या है, मुझे भी क्या, ज्यादा लंबी क्लास में मैं लेता नहीं हूं ऐसे, आप लोगों को बताया, हाँ, लेकिन शॉर्ट क्लास में प्रभाव अच्छा पड़े ये ध्यान रखता हूं। चलो, ये जो बोर्ड पे आप देख पा रहे हो ये बेसिक जानकारी है। बेसिक जानकारी मैं पहली क्लास में वैसे दे चुका हूं, आप लोगों को सारी सारी चीजें बता चुका हूं, सारणियों के माध्यम से, सब तरीके से, ठीक है। फिर भी जब अलग अलग जब पशु आ रहे हैं तो फिर से रिवाइज करते हुए चले, यानी कि कुल मिला के याद हो जाएगी। चलो, सबसे पहले क्या है, इसका कुल जो है बोविडी है, गाय का भी यही था, इसका भी यही है, इन सब का कुल जो है बोविडी है, ये दुधारू पशु सारे के सारे इसमें आ गए, ठीक है। वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस, ये भी आप लोगों को मैंने याद करवा दिया था पहली ही क्लास में। गुण सूत्र 48 और 50। अब क्या 48 और 50 क्या गुरुजी, तो देखो ये दो तरह की होती है, एक तो होती है पानी वाली भैंस, ठीक है, जो पानी में बैठती है, एक होती है दलदली, दलदली भैंस। तो देखो पानी वाली जो भैंस है उसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 50, ठीक है, पानी 50। और दलदली के अंदर दो कम हो गए, क्योंकि कोई भी आदमी दलदल में जाए तो मतलब मैं जाए, दलदल में जाना यानी कि अंदर धसेगा, धसेगा तो कम होगा ना, कम होगा तो यहाँ पे गुणसूत्र भी इसके कम हो गए, तो यहाँ पे दलदली के अंदर होते हैं 12 चौके 48, ठीक है, तो यहाँ पे 48, दो कम हो गए, यहाँ पे 50, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। रिवर बफेलो होती है ये दलदली है, ठीक है। देखो आ गया हूं, दांतों की संख्या 32, स्थायी दांतों की संख्या 32, अस्थायी दांतों की संख्या 20। इंसान जिस चीज को ज्यादा पालता है उसने इंसानों जैसे लक्षण ले लिए, ठीक है ना, तो उसके दांत हो गए इतने ही, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी इनके सबके 32 होते हैं और प्रारंभिक दांत होते हैं 20, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक भैंसें भारत, इसलिए भारत जो है भैंसों की प्रजनन स्थली कहलाता है। भैंसों की
प्रजनन स्थली कहलाता, मतलब भैंस से सबसे ज्यादा और यहीं से पहले शुरुआत हुई। भैंस का गर्भकाल 310 दिन बताया था, ठीक है। समागम क्रिया सर्विंग, इस समागम क्रिया को मैथुन क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है, मैथुन क्रिया भी कह सकते हैं, सर्विंग कहलाती है। बच्चा लेने की क्रिया कार्विंग कहलाती है, कार्विंग। जिसडी फैक्ट में भी दिया था, भैंस का समूह, जो भैंस का ग्रुप ऑफ बफेलोज हर्ड कहलाता है। भैंस का मांस बफन कहलाता है। क्या कहलाता है? बफन। और बफन नहीं आया तो क्या आएगा? फ्लैश। क्या आएगा? फ्लैश। कीचड़ में नहाने की इनकी जो क्रिया होती है वो वैलोइंग कहलाती है। और जितनी ज्यादा भैंस कीचड़ में बैठती है ना, उतनी ज्यादा दूध देती है। क्यों? क्योंकि इनको कीचड़ में बैठना पसंद है, खुश होती है। तो क्या इंसानों को भी खुश कर लो, दूध पियो, मौज करो, राज करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चीजें, भैंस और भैंस की नस्लें। आओ आगे चलो, अब एक एक भैंस की नस्लें याद करते हैं। देखो सारे मैंने फोटो भी लिए हैं। ये सबसे बेस्ट भैंस है, इसका नाम है मुर्रा, ठीक है। खुंडी भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? खुंडी। पर कपड़ा नरसा बताए हुए बिठाना है, कपड़ा टेरवारी है खूंटी, ठीक है। अब देखो इंग्लिश जो पढ़ते हैं ज्यादा वो कह देते हैं हैंगर होता है, ये होता है, दैट्स कॉल्ड हैंगर वगैरह। अपा कहवा खूंटी, ठीक है, कि वो कोट कटे टेरनो के खूंटी में आते टेरनो। और खूंटी कैसी होती है? खूंटी ऐसे मुड़ी हुई होती है, तभी तो ऐसे लगाएंगे जब वो शर्ट वर्ट लटकेगा। तो ये देखो इसके भी ये खूंटी जैसे सिंग होते हैं। कैसे होते हैं? खूंटी जैसे। ये भी कह सकते हो जलेबी जैसे, जलेबी जैसे सिंग। और इसी से इसका नाम जो है खुंडी कहलाता है। क्या कहलाता है? खुंडी। मुर्रा का नाम खुंडी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। देखो उत्पत्ति स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि नोएडा वाला क्षेत्र आ गया, दिल्ली के पास वाला, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली तो आ गया, दिल्ली आया तो हरियाणा आ गया, पंजाब वाला क्षेत्र। वितरण अब इनके आसपास ही होगा। तो देखो रोहतक, हिसार, ये हरियाणा के आगे, यूपी है ही। गुजरात, राजस्थान में कहा? जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बीकानेर, कोटा, अजमेर। यानी कि मैं सीधी सी बात बताऊं ना, अजमेर संभाग है पूरा। मैं सीधी सी बात बताऊं ना, मुर्रा जो है नस्ल राजस्थान में लगभग सभी जगह पाई जाती है, लेकिन वितरण स्थल में जो बताए हैं वहां ज्यादा मिलती है, वहां ज्यादा मिलती है मुर्रा, ठीक है। विशेषताएं क्या है? रंग काला, जेड ब्लैक, ठीक है, बिल्कुल काला रंग है। सिर छोटा, सींग छोटे और जलेबी जैसे गुंडीदार या खुंडीदार, ठीक है। दूध उत्पादन 1800 से 2000 लीटर। दूध उत्पादन में तो कभी पचड़े में पढ़ना ही मत, कंफ्यूजन रहेगा। वसा 7% वसा होती है। वसा यानी फैट। देखो गाय के दूध में फैट होती है कम, इसलिए गाय का दूध होता है पतला। भैंस के दूध में फैट होती है ज्यादा, इसलिए भैंस का दूध होता है ज्यादा, मोटा, ठीक है। मोटा तो नहीं कह सकते, ज्यादा क्या, ठीक। और इस फैट के आधार पे ही डेयरी में जो है इनका मूल्य तय होता है दूध का, कि भाई ये इसको इतना पैसे देना है, इसको इतने देने हैं। फैट मापने का भी यंत्र आता है, तो उससे इनके दूध की रेट तय होती है कि कितनी फैट आई, ठीक है। कई लोग इनकी फैट बढ़ाने के लिए, नहीं करना चाहिए वैसे पशुपालकों को, लेकिन कई लोग इसकी फैट बढ़ाने के लिए गायों को, भैंसों को जो है डालडा घी खिलाते हैं, वनस्पति घी। और वनस्पति घी में क्या होता है, जैसा खाती है वैसे ही वो दूध देती है वापस, तो फैट आ जाती है ज्यादा। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, ऐसे की हुई फैट काम नहीं आती। तो ये चीज है। आज मैं किसी को आइडिया नहीं दे रहा हूँ, ये तो मतलब मैंने जो है पशुपालकों के बीच ही कई सुनी बातें हैं, उनके आधार पे कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अच्छा, बार देखो, मादा का 500 से 550 किलो, नर का 500 से 600 किलो। मतलब मादा यानी औरत और नर यानी आदमी। भाई भैंसों में औरत और भैंसों में आदमी, या भैंसा औरत भैंसा आदमी, नहीं, भैंस औरत भैंसा आदमी। अरे कहने मतलब याद कराने तरीकों है कि देखोगे तो ज्यादातर जैसे कोई दंपति है तो आदमी का वजन ज्यादा होता है, औरत का वजन कम होता है जब नई नई शादी होती है। मैं शादी के 15 साल 20 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूं, फिर तो क्या है उल्टा पैमाना हो जाता है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं। अच्छा, दैट्स पार्ट ऑफ जॉब, सीरियस नहीं लेना है। आपको ये हुआ है सीरियस ले ले, गुरुजी ऐसे कैसे कहा, अरे ऐसा नहीं है, ये तो मजाक का विषय है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पुरुषों में, नर के अंदर
जो है वजन 500 से 600 किलो ज्यादा है, मादा के अंदर 500 से 550 किलो कम है इनके अंदर। ठीक है, आगे बात समझ। ठीक है, आओ आगे। दूध देने वाली भैंसों में श्रेष्ठ नस्ल है। भाई भैंसों को ज्यादातर दूध देने के लिए ही पाला जाता है, ये बारवाही नस्लें इसमें होती नहीं, बाहर के लिए इनको नहीं पाला जाता। या तो दूध देने के लिए पालेंगे या फिर कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई कराएंगे मेलों में। क्या मुर्गों की लड़ाई होती है, बैलों की होती है, भैंसों की होती है। वो भैंसों के नाम भी कैसे होते हैं, राजा, कबीरा, ऐसे ऐसे नाम होते हैं, भैंसों के भी नाम होते हैं ऐसे। प्रथम ब्यांत की उम्र 36 से 48 माह, पहले जो इसका ब्यांत आता है वो 36 से 48 माह है। प्रजनन केंद्र कुम्हेर डीग, पहले भरतपुर के अंदर था, अब कुम्हेर डीग के अंदर है। और डग झालावाड़, ये इसके प्रजनन केंद्र है। कौन सी नस्ल पढ़ी अपन ने, खुंडी। खुंडी यानी मुर्रा, मुर्रा यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी इसमें ध्यान रखना है कि दूध देने में सबसे बढ़िया है। 7% इसके अंदर क्या है, वसा है, 7% इसके दूध में वसा होती है। बाकी वितरण स्थल याद रख लेना, ले लो स्क्रीनशॉट। आओ भाई, बदावरी। बदावरी जो है वो तांबे से बनी होती है। कैसे बनी होती है, तांबे से नहीं बनी होती, इसका रंग तांबे जैसा होता है, कॉपर। या तो ये तो फोटो से ही याद हो जाएगी, ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो रंग सामने दिख रहा है, कॉपर कलर, कॉपर कलर कैसा, यही चीज प्रश्न जो है बनने की ज्यादा मुझे चांस लग रहे हैं इसमें। तांबे के जैसा कलर। उत्पत्ति स्थल यूपी के आगरा जिले का बदावरी क्षेत्र, यहां पे बदावरी क्षेत्र है जो इटावा के पास पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है इनका उत्पत्ति क्षेत्र है, यहीं से इसका नाम हुआ बदावरी। ठीक है, बदावरी, बदावरी इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। वितरण तो देखो इटावा के यहीं पास में मुरादगंज है, जहां पे यमुना और चंबल का मिलन होता है। तो वही क्षेत्र जो है यहाँ पे देखो, यमुना चंबल घाटी में बसे इटावा व ग्वालियर क्षेत्र, यानी यमुना के आसपास। अभी अपन वैसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे जब मैं आपको नदियां पढ़ाऊंगा व्यवस्थित तरीके से, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता हमारी है। विशेषताएं, रंग तांबे जैसा, हमने लिखा भी देखो स्लाइड में तांबे के जैसा ही है, ताकि आप लोगों को याद रहे। फोटो भी ऐसा ही लिया है, तांबे जैसा ही है। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। शरीर आगे से पतला, पीछे से चौड़ा, नाव के आकार का, ये ध्यान रखना है। एक तो क्या, तांबे की नाव, क्या ध्यान रखोगे, तांबे की नाव यमुना से, यमुना नदी में, अरे वाह ट्रिक तो हाथों हाथ बन गई, यमुना नदी में बदावरी ले चलो, बदावरी ले चलो। देखो हाथों हाथ ही बन गई अपने, नाव के जैसा शरीर होता है, तांबे जैसा कलर होता है, यमुना नदी के आसपास, और बदावरी इसका नाम है, और बदावरी के आसपास वितरण स्थल, उत्पत्ति स्थल भी कह सकते हो। ओके, अयन छोटे जिस पर दुग्ध सिराएं विकसित होती है। वैसे इस फोटो में नहीं दिखेगा इतना, लेकिन इसके अयन जो है छोटे और दूध सिराएं इन पे विकसित होती है। उत्पादन जो दूध का है वो 1100 से 1300 लीटर, और 13 से ही याद रखना है। अच्छा यहां पे लिख देते हैं, यमुना नदी से बदावरी ले चलो, टिकट 13 रुपए, टिकट 13 रुपए। ठीक है, यानी कि 13% वसा है, 13% वसा है, और 1300 लीटर तक दूध देती है। 13% वसा यानी सबसे ज्यादा वसा है किसमें, बदावरी में सबसे ज्यादा फैट, दूध के अंदर सबसे ज्यादा वसा। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आ गया, नरसा ने भी याद करवाया था आपको ट्रिक से। ठीक है, 13 वाला बताया था। तो यहां पे आप लोगों को बदावरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे ज्यादा वसा बदावरी के अंदर 13%। इसमें क्या था रे नाम, मेरे को नाम अब देखो, मुर्रा और खुंडी मिक्स हो गया, मेरे को आ रहा था खुर्रा, खुर्रा नहीं है, नाम है मुर्रा, उपनाम खुंडी। ठीक है, वैसे खुर्रा भी याद रखोगे तो भी आपको ये अच्छा है। चलो ट्रिक में बढ़िया है, देखो ऐसे ट्रिक है, याद आ जाती है। यहाँ पे ऐसे याद रख लेना, खुर्रा यानी कि खुंडी और मुर्रा। अरे वो तो काम ठीक जमी, और ठीक है, तो खुर्रा से भी याद रह जाएगा। खुर्रा में कितनी थी, 7% थी, यहाँ पे कितनी है, बदावरी में 13% है। ठीक है, खुर्रा यानी खुंडी और मुर्रा दोनों उसके नाम है। यहाँ पे ध्यान रखना 13 रुपए में नाव लेके जानी है। ठीक, तो यहाँ पे ये नाव के जैसा शरीर, तांबे जैसा रंग,
ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो गई होगी। ले लो स्क्रीनशॉट लो भाई। बदावरी, वसा सबसे ज्यादा, सुरती। अच्छा एक चीज सुरती पढ़ाने से पहले क्लियर कर दूं कि सबसे हल्की भैंस पूछते हैं आप गणगण के, यहां सर सुरती है। सबसे हल्की भैंस पूछते हैं तो नागपुरी है, नागपुरी। ठीक है, एक प्रश्न देखो कितनी सी मतलब अंतर कितना सा है। सबसे हल्की श्रेणी, सबसे हल्की श्रेणी पूछते हैं तो सुरती है। गुरुजी क्या फर्क है श्रेणी में? भाई श्रेणी में भारी यदि देखोगे 3 तरह की होती है, भारी, मध्यम और हल्की। भारी में देखोगे तो एक ही के अंदर और भी आ जाएगी, 2-3 तरह की आएगी, जाफराबादी भी आएगी, बदावरी भी आएगी, वो भी आएगी। यानी कि श्रेणी में और ज्यादा भैंसे आ जाती है। और सबसे हल्की यानी कि सबसे हल्की में नागपुरी ही आती है। सबसे हल्की भैंस कौन सी होती है? जिसका वजन वगैरह कम होता है, वो नागपुरी है। सबसे हल्की श्रेणी की भैंस देखी जाए तो सुरती है। अब थान लागे गुरुजी ये सही नहीं पढ़ाया, वो एक एक चीज एक एक फैक्ट सही पढ़ाया गया है। यदि गलत लगता है तो आपने उसको समझा नहीं है। तो उसको समझने के लिए आप लोगों को या तो धैर्य की आवश्यकता है, हम हर एक चीज हर एक तरीके से समझा रहे हैं, या फिर आपको विद्वान बनने की आवश्यकता है, या फिर आपको शोधार्थी बनने की आवश्यकता है। खुद शोध करो कि ये सही है तो क्यों है। इन्होंने कहा ये सही है, लेकिन ये सही है तो क्यों है। तब जाके जब आप खुद शोध करोगे तो पता चलेगा कि हाँ चीज तो इस तरीके से है। और नहीं तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये फलानी चीज जो गलत है, वो गलत है, ये गलत है। कोई भी शिक्षक गलत नहीं पढ़ा रहा। उत्पत्ति स्थल सुरती का, जैसा इसका नाम है, सूरत कहां है? गुजरात में। गुजरात का आनंद, आनंद के अंदर तो अपने ये अमूल डेयरी वाला जो प्लांट है वो आनंद में ही लगा हुआ है। आनंद, बड़ौदा, खेड़ा, सूरत, यानी कि ये पूरी तरीके से गुजराती है भाई। दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, ठीक है। सूरती भैंस तो गुजराती है ये, ठीक है, गुज्जू बहन है, ठीक। वितरण दक्षिण राजस्थान, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अच्छा मान लो डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं आया तो क्या आएगा? वागड़ क्षेत्र। डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। अच्छा यूं पूछ ले, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी नहीं पूछा, वागड़ भी नहीं पूछा, और आप लोगों को यह कह दिया कि कौन सी नदी के आसपास, फिर ध्यान रखना कि माही नदी के आसपास। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के यहां से निकलती है माही नदी। तो ये प्रश्न का पैटर्न कोई भी हो सकता है, लेकिन अपन ने पढ़ा है तो जीके से रिलेट करते हुए भी प्रश्न बन सकता है। आगे बात समझ में ले आओ भाई। विशेषताएं, विशेषताएं में क्या है? सींग छोटे, दराती, जैसे दराती को हंसिया ही कहा जाता है। दराती को क्या कहते हैं? हंसिया। मारवाड़ी में क्या? दातल लो। का के? दातल लो के कहीं के दातल लो। अरे वो रिजगा विजगा काटते हैं ना, पूरी फसलें जो काटते हैं वो, ठीक है, हंसिया जैसी। तो देखो दांत क्या रहे? सींग इसके हंसिया जैसे। अब आपको यूं लगेगा कि सर ये भी तो खुंडी जैसे हैं, हो सकते हैं, लेकिन स्पेशल जो खुंडीदार आएगा शब्द वो मुर्रा में ही आएगा। जलेबी आएगा सब तो मुर्रा में ही आएगा, ठीक है। वैसे मेरे को तो सारी भैंसें एक जैसी दिखती है। कल जब मैं स्कूल से आ रहा था तो भैंस का एक झुंड जो है, हर्ड बोलते हैं ना झुंड को, हाँ समूह को हर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वो निकल रहा था रोड से, तो मैं रुका, मैंने कहा कल भैंस पढ़ानी है यार, देखें ये कौन सी नस्ल की है। मुझे तो लगा कि यार मेरे को तो सारी भैंसें एक जैसी दिखती है, ठीक है। लक्षण के आधार पे अपन जो है अलग अलग समझा सकते हैं। अपन को मेरे को खुद को पहचानने का कहा तो अपनी बकरी तो डिब्बे में ही है। तो ये पशुपालक तो जानते हैं, इनको पहचानते हैं, बाकी अपने क्या है, मेरे को एक जैसी दिखती है सारी भैंस। क्या ये भी तो भैंस है, ये भी भैंस है। जबड़े के नीचे सफेद रंग की पट्टी होती है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सबसे बड़ी पहचान है, 2 पट्टियां होती है जबड़े के नीचे। अब इसका जबड़ा नीचे रह गया है, दिख नहीं रही है यहाँ पे इस फोटो में। जबड़े के नीचे पट्टी होती है, इसके पूंछ पर सफेद बालों का गुच्छा होता है। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, सुरती में सफेद पट्टी, ठीक है, और सफेद गुच्छा, सफेद गुच्छा बालों का, ठीक। ये ध्यान रखना है सुरती के अंदर स्पेशली, ठीक है ना। चलो, दुग्ध उत्पादन 1400 से 1600 याद रह जाए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वसा 7.5% फैट होती है इसके दूध में। अच्छा, जहां जहां वसा आ रही है मतलब इस भैंस के अंदर नहीं है, अरे भैंस के दूध के अंदर है, ठीक है, भैंस के दूध के अंदर वसा है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो। गुजराती भैंस, नीली रावी, ये पंजाबी भैंस है,
वो गुजराती थी, ये पंजाबी। कहीं जाते हैं बाहर तो फिर देखते हैं कि ये राजस्थानी खाना, ये गुजराती, ये पंजाबी। पंजाबी खाना ज्यादा लोग पसंद करते हैं, चटपटा होता है ना, ये पंजाबी है, ये भैंस पंजाबी है। कैसे कि देखो इसका नाम क्या है, नीली रावी। सतलज व रावी नदी के आसपास का क्षेत्र पंजाब। पंजाब जो शब्द है ना वो किससे बना है, 5 नदियों का दोआब क्षेत्र। भाई दोआब नहीं, आब क्षेत्र लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, आब क्षेत्र, क्योंकि दोआब कहेंगे तो फिर 2 नदियों का हो जाता है। यहां पे पंजाब है यानी 5 नदियों का आब क्षेत्र, 5 नदियों के बीच का उपजाऊ जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है पंजाब। ठीक है, इसलिए अपने यहां पे राजस्थान में सांचौर कहलाता है राजस्थान का पंजाब। ठीक है, वहां पे भी ऐसी ही स्थिति है। तो ये पंजाब जो है ना, ये कितनी नदियों का, 5 नदियों का आब क्षेत्र है, यहां पे इसकी उत्पत्ति है। अब पंजाब के पास में अपने कौन से जिले पड़ते हैं, अपने पड़ते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, और गंगानगर से टूट के ही बना अनूपगढ़। तो वितरण कहां हो जाएगा, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके उपनाम याद करने का मैं कह रहा हूं आपको काम ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां से ही आपको पता चल गया, यहां से ही आप लोगों को यह चीज पता चल गई कि 5 यानी कि पंच, आप तो दिखे कौन है ना, क्या दिख रही है, हारी ले लेते हैं, 5 यानी कि पंच, और यहां पे भी, यहां अब ये नहीं दिखेगी पंच, हाँ यहां व्हाइट में लिखता हूं, यहां पे भी पंच। अब नदियां क्या करती है कार्य, कल्याण करने का कार्य करती है, कल्याण। और यहां पे ध्यान रखना भद्रा। ठीक है, तो इसके उपनाम पंच कल्याणी, पंच भद्रा, पंच कल्याणी, पंच भद्रा नीली रावी के उपनाम है। ठीक है, पंजाब से ध्यान हो जाए, रावी भी क्या है, नदी है, वहीं पे उधर ही। चलो, विशेषताएं, आंखें कजरी बिल्ली जैसी, या फिर मैं ये कह दूं इस बिल्ली जैसी आंखों को बिल्लोरी आंखें भी कहते हैं, बिल्लोरी आंखें। भाई नागौरी बैल की हिरनी जैसी थी, इसकी बिल्लोरी है, देखो चमक रही है, बिल्लोरी आंखें इसकी। ठीक है ना, बिल्लोरी आंखें। माथे, चेहरे और थूथन पर सफेद चिन्ह, ये देखो माथे पे, चेहरे और ये थूथन यहां तक, ये सफेद चिन्ह इसके। पैरों में भी होते हैं, ये देखो ये पैर, पैरों में भी सफेद, ये इसकी पहचान है। जहां पे ये ऐसी भैंस दिखेगी तो आप समझ सकते हो कि ये नीली रावी भैंस है, ये पंजाबी है भाई। ठीक है, ठीक। दूध उत्पादन देख लेना ये, और वसा 8% है, दूध उत्पादन देख लेना आप, वसा 8%। जहां पे ज्यादा ध्यान देना है वहां मैं ध्यान ले जाता हूं आप लोगों का। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीजें भी याद। नेक्स्ट, जाफराबादी। नरसा क्लास लेने आए, क्लास लेने से पहले मुझे कह रहे थे कि यार देखो मैं याद तो करा सकूं आन, लेकिन क्या आप जो मारवाड़ी बोलते हो मैं मारवाड़ी बोलता हूं उसमें फर्क है। मैं क्या आप कैसे भी बोलो याद होने चाहिए बच्चों को। तो क्या मैं कैसे याद, तो क्या है यार बिल्कुल आसान है, आवादी चढ़ी ओढ़ी बहन। मैं कि कैसे, तो क्या वादी चढ़ी ओढ़ी मतलब वादी चढ़ी ओढ़ो आदमी औरत जो भी है वो बहुत मोटा होता है। ठीक है ना, बिन के मारवाड़ी में के वादी चढ़ी ओढ़ो है। ठीक है, यानी उसके वादी ज्यादा आ गई, फैट ज्यादा है उसके अंदर। तो क्या यार जाफराबादी नाम में तो दियोड़ो है, वादी चढ़ी ओढ़ी है। मैं कि यार बात तो सही है आपकी, उन्होंने बताया भी था लेकिन उन्होंने हिंदी में बताया था, और मैं मारवाड़ी में बता दियो थाने होगो फिक्स क्या आबादी चढ़ी ओढ़ी है। यानी कि ये सबसे भारी है, सबसे भारी। कांकरेज थी उधर तो सवाई थी, तो सवाई से ध्यान हो गई गायों में। यहाँ पे ये देखो ना कितनी इसके वादी चढ़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे कि ये कैसी है, ये है जाफराबादी। क्या चढ़ी ओढ़ी, वादी चढ़ी ओढ़ी है। भैं केड़ी है भाई, अपार हटे तो भैं कहवा। ऐसे भैंस भैंस करते हैं, बाकी होगा भैं, पाडो, पाडी, ए शब्द है अपार तो। ठीक है नहीं कि पाडो आयो, पाडी आई, भैं आई, पाडा पाडी तो वादी चढ़ी ओढ़ाई भैं, यूं भी। तो यहाँ पे ये देखो कितनी कितनी जबरदस्त थुतकारो है, मतलब इतनी वादी चढ़ी हुई है। इसको तो इनाम देना चाहिए, और इनाम दिया भी है 2004 में। ठीक है, उत्पत्ति स्थल गुजरात, काठियावाड़, जामनगर, जाफराबाद, ये जाफराबाद क्षेत्र है वहीं का, और वहीं की इसकी उत्पत्ति स्थल है। ठीक है, तो कहां पाई जाएगी, उदयपुर। अब उदयपुर आया तो सलूम्बर आ जाएगा साथ साथ, ध्यान रखना। उदयपुर आया है तो उदयपुर से टूटकर बना सलूम्बर अपने आप आएगा साथ में,
और गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र यानी कि सांचौर भी आएगा, जालोर भी आएगा, बाड़मेर आएगा, बांसवाड़ा, ये सब सीमावर्ती सारे के सारे लगभग आएंगे ही, ठीक है। बट आबादी चढ़ियोड़ी यानी कि जाफराबादी भैंस मिलेगी। भैंस की सबसे बारी नस्ल याद करने का मैं कह रहा हूं काम ही नहीं है, याद होगी। 2004 में सबसे ताकतवर मादा पशु का पुरस्कार मिला है। अब इसे नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा बताओ, फोटो से ही पता चल रहा है। इसको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा, कितनी भारी भैंस है। दूध उत्पादन 1400 लीटर के आसपास, वसा इसके दूध में 7 से 9% तक होती है। फैट कितनी होती है, 7 से 9। वादी चढ़ियोड़ी है तो भी फैट दूध में ज्यादा नहीं है। फैट कहां ज्यादा थी, वहां बदावरी के अंदर थी 13%, ठीक नहीं, बदावरी में थी ना। ये देखो फैट सबसे ज्यादा वसा बदावरी के अंदर, ठीक है ना। और बादी हेंगू ज्यादा यानी कि सबसे भारी नस्ल ये जाफराबादी। आगे बात समझ में, यहां लिख देते हैं। सॉरी, दिखे भी बढ़िया है एकदम, इसका भी कलर जेड ब्लैक है, ठीक है। सबसे भारी नस्ल दिख रही भी बढ़िया, देखो ले लो स्क्रीनशॉट। आओ, ये भी गुजराती भैंस है। कैसे कि महसाणवी, जाफराबादी भी गुजराती, यानी भैंसे ज्यादातर अपने गुजरात की प्रसिद्ध है। वैसे यूपी की है भैंस में, ध्यान रखना। महसाणवी, महसाणवी भैंस क्या है, मुर्रा और सूरती का मिश्रण है। महसाणवी भैंस मुर्रा और सूरती, कैसे याद रखोगे, मैसूर मुर्रा, बस ऐसे याद रख लेना। क्या है, मैसाणवी, सूरती, मुर्रा, इन तीनों का जहां नाम आएगा वहां ध्यान रखना है। मैसाणवी जो है मुर्रा और सूरती की मिश्रण है, ठीक है। यानी कि इनके समागम से इसकी उत्पत्ति गुजरात के महसाणा क्षेत्र में, महसाणा एक स्पेशल जगह का नाम है, बनासकांठा साबरकांठा में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। वितरण राजस्थान का, फिर गुजरात के आसपास वाला क्षेत्र यानी कि उदयपुर, जालोर, सांचौर, ये क्षेत्र है। विशेषताएं, रंग काला भूरा, सींग कुछ चौड़े मुड़े हुए, दूध उत्पादन 1200 से 1800, वसा 7%। महसाणवी में से ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, जो प्रश्न बनेगा वो इस पर फर्स्ट लाइन में से बनेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा चांस इसमें से ही है, क्योंकि महसाणवी में से यही प्रश्न बनता है, किसके संकरण से ये नस्ल उत्पन्न हुई है। इसलिए इसके भी सींग देखो, मुर्रा से भी संकरण है, इसलिए इसके भी मुड़े हुए हैं, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। आओ अगली भैंस, नागपुरी, ठीक है। नागपुरी, नागपुरी के भैंस के है ना सींग कैसे होते हैं, बिल्कुल देखो है एकदम तीखे सींग है और लंबे सींग है। बाकी इसके तो छोटे छोटे सींग थे, इस नागपुरी के लंबे सींग है। नागपुर कहां है, महाराष्ट्र में। किस लिए जाना जाता है नागपुर, संतरा उत्पादन के लिए, इसलिए राजस्थान का नागपुर झालावाड़ कहलाता है। झालावाड़ में भी संतरे ज्यादा होते हैं। वितरण महाराष्ट्र और इसके आसपास। विशेषताएं, भैंसों में सबसे हल्की नस्ल, सूरती कौन सी, हल्की श्रेणी की नस्ल है, ये सबसे हल्की भैंस है, ठीक है। इसके सींग और गर्दन लंबे जबकि पैर छोटे होते हैं। देखो इसकी गर्दन भी लंबी है और इसके सींग भी लंबे हैं, इसके सींग भी लंबे हैं और गर्दन भी लंबी है और पैर इसके छोटे होते हैं। दूध 1200 से 1800 लीटर और वसा 7%, मुर्रा जितनी है वसा तो, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसी के साथ बेहतरीन रिवीजन आप लोगों के हो गया है और ये मेगा क्लास जो है अपनी वो पूरी हुई है। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, देखो पुस्तक भी अपनी मार्केट में अब उपलब्ध है सब जगह, बहुत डिमांडिंग और राजस्थान की ट्रेंडिंग नंबर 1 पुस्तक चल रही है। क्यों, क्योंकि इस पशु परिचर भर्ती के लेवल के अकॉर्डिंग हमने न इसमें आरएस का मैटर दिया है और न पशु परिचर से कम का मैटर दिया है। हमने पशु परिचर के लेवल को मेंटेन किया है, साथ ही साथ क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही है। तो सबसे डिमांडिंग पुस्तक अभी तक रही है, लगभग सब जगह उपलब्ध है। नहीं है तो आप पुस्तक विक्रेता को बताओ, वो मंगा कर आप लोगों को दे देंगे। दूसरी बात कि इसके साथ साथ तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अभ्यास के सवाल कैसे बनते हैं, उनके उत्तर कैसे देने हैं, उसकी व्याख्या क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से, यानी हर टॉपिक के प्रत्येक सवाल पे अभ्यास करना और उसको वापस जो है कंठस्थ करना, ये इसके माध्यम से मात्र नामात्र के स्वरूप में दिए।
तो इन्हें मिस नहीं करना है, इन्हें मिस नहीं करना है। क्लास हमारी पूरी तरीके से यूट्यूब पे आती है, हम कोई चार्ज नहीं करते। टेस्ट सीरीज का ये नाममात्र का चार्ज लिया जाता है क्योंकि वहां पे ऐप का सर्वर मेंटेनेंस चार्ज होता है, स्टाफ का खर्चा होता है, टाइपिस्ट के चार्ज होते हैं, बहुत सारे चार्ज, वो भी हम क्या लेते हैं, सिर्फ हमारी लागत निकल जाए और हर बच्चा जो है आसानी से इसे अभ्यास कर सके। तो ये है इनके, जो आप बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लेना, इससे चूकना मत। बार बार मैं बताता हूं, फिर बाद में जो है कोई चूकेगा तो मुझे मत कहना, ठीक है। इसके साथ ही अपनी ये क्लास जो है पूरी हुई। ओपीडी पे आप लोगों के बहुत जल्द पशुपालन की ऑब्जेक्टिव क्लास सर लेकर आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा जो अपना चैनल ही है वहां पे भी ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जैसे ही क्लास आएगी आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।